हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी क्रक्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट पार्ट 1। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने एक प्रॉपर प्लानिंग करके अपने डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की कोशिश की। इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस थे। हमारे कंट्री में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी। हमारे कंट्री में इंडस्ट्री ना के बराबर थी। लोगों में एजुकेशन का बहुत ही कमी था। हेल्थ फैसिलिटी अच्छी नहीं थी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे कंट्री में। किस तरह से हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई किया, किस तरह से हम लोगों ने उन प्रॉब्लम्स को टैकल किया और ये प्रोसेस कैसे रहा, कैसे हम लोगों ने प्लानिंग किया। बेसिकली यही हम लोग जो है इस चैप्टर में स्टडी करने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस पूरे आइडिया ऑफ डेवलपमेंट को बेसिकली हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से डेवलपमेंट कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद किस तरह से डेवलपमेंट करेंगे और उसमें क्या चैलेंजेस आएंगे, किस तरह की परेशानियां हम लोग देखेंगे। और फाइनली इस वीडियो का टॉपिक में हम लोग जो देखने वाले हैं बेसिकली वो है एक उड़ीसा का एक एग्जाम्पल लेके हम लोग इस चीज को समझने का कोशिश करेंगे। फिर पॉलिटिकल कंटेंशन समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है, किस तरह की डेवलपमेंट होती है, आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या सब एक ही तरह के है या अलग तरह के होते हैं। इंडिया ने किस तरह का डेवलपमेंट को चुना, क्या हम लोगों ने यूएसए का डेवलपमेंट को चुना या यूएसएसआर का डेवलपमेंट मॉडल को चुना। और डेवलपमेंट करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लानिंग का। उस प्लानिंग को करने के लिए वहां पे हम लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने लेके आया, एक कमीशन लेके आया जिसको हम लोग बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। उसके बारे में देखेंगे। अब फाइनली हम लोग 5 ईयर प्लान में हम लोग फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जो है देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पूरा चैप्टर का जो कोर आइडिया है वो बेसिकली हम लोग ये एक एग्जांपल से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एग्जांपल हम लोगों ने लिया है सीबीएसई में, आपके जो एनसीईआरटी जो बुक्स है उसमें एग्जांपल जो है वो है उड़ीसा का। उड़ीसा को अगर आप देखो हमारे कंट्री के ईस्टर्न बॉर्डर पे है। हमारे कंट्री के अगर ये नीचे पेनिनसुलर पार्ट में देखो तो यहाँ पे जो है ऐसे उड़ीसा है। आसपास में कुछ स्टेट है लाइक झारखंड है एंड वेस्ट बंगाल से भी बॉर्डर टच होता है, छत्तीसगढ़ है एंड देन आंध्र प्रदेश है। हमारे कंट्री का जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, पेनिनसुलर इंडिया का जो ईस्टर्न वाला जो सेक्शन जो है, अगर आप उसे देखोगे तो यहाँ पे रिसोर्सेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपको बहुत सारी कोल मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारे आपको आयरन ओर के डिपॉजिट्स मिलेंगे और दूसरे जो रिसोर्सेस, जो नेचुरल रिसोर्सेस है आपको वो मिलेंगे। वाटर रिसोर्सेस में भी रिच है ये रीजन जो ईस्टर्न वाला है। उड़ीसा को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रिजर्व है आयरन ओर का और ये अभी तक अनटैप्ड है। अनटैप्ड का मतलब अभी तक हम लोगों ने इसे यूज नहीं किया है। अभी तक हम लोगों ने इस आयरन ओर को माइनिंग करके निकाल के उसको यूज नहीं किया है। बहुत सारा अभी भी ऐसे ही आइडियली पड़ा हुआ है। हमें इसे यूज करना चाहिए। नाउ अब बहुत सारी कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है, बहुत सारी कंपनी जो है वो इंटरेस्टेड है उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के। बहुत सारी कंपनियां जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती है उड़ीसा में। वे कंपनियां चाहती है कि वो लोग उड़ीसा में आए, अपनी आके वहां पे माइनिंग करे, और वहां से जो ओर्स वगैरह है लाइक आयरन ओर है वो निकाले और उसको निकाल करके वो लोग स्टील बनाए। ठीक है, क्योंकि देखो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है वैसे वैसे स्टील की डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि आप देखो कोई भी बिल्डिंग बनाओ, आप रोड बनाओ, आप ब्रिज बनाओ या कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, वहां पे आपको स्टील की जरूरत पड़ती है, वहां पे आपको स्टील चाहिए। तो इसीलिए बहुत सारी कंपनियां उड़ीसा में आने को लेकर के उड़ीसा में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। एक एग्जांपल हम लोग जैसे ये बुक में हम लोग देखेंगे वो है पॉस्को। हम लोग जो है वो है एक कंपनी पॉस्को। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ये कंपनियां आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। जो स्टेट गवर्नमेंट है ये भी चाहती है कि यहाँ पे वो लोग आके इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए वो लोग एक तरह का एग्रीमेंट साइन करते हैं कंपनी के साथ में। गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी एग्रीमेंट साइन करती है एक तरह का कंपनी के साथ में। गवर्नमेंट ये बोलती है कि कंपनियों को कि आप लोग आओ, आप लोग इस स्टेट में, इस रीजन में आके इन्वेस्टमेंट करो, हम लोग आपको हेल्प करेंगे।
हम लोग आपको लैंड प्रोवाइड कराएंगे और दूसरी फैसिलिटीज देंगे। तो ये जो एग्रीमेंट होता है कि हम लोग कंपनी के साथ में गवर्नमेंट साइन कर रही है, बेसिकली ये एक तरह का, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू, शॉर्ट में एमओयू बोलते हैं। तो इसका एमओयू का मतलब है बेसिकली एक तरह का एग्रीमेंट कंपनियां और स्टेट के बीच, स्टेट जैसे यहाँ उड़ीसा गवर्नमेंट होगी उनके बीच। सो ये जो उड़ीसा गवर्नमेंट है इसने एमओयू साइन किया डोमेस्टिक कंपनी के साथ, जो हमारे डोमेस्टिक मतलब हमारे कंट्री की जो कंपनी है जैसे टाटा, ठीक है, या फिर अडानी की कंपनी जो है, तो उनके साथ में जो है डोमेस्टिक कंपनी के साथ में हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया, एमओयू साइन किया। इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ इंटरनेशनल कंपनी के साथ में भी एमओयू साइन किया। सो फाइनली एम ये है कि हम लोग चाहते हैं कि आयरन ओर को निकाला जाए, उसका स्टील बनाया जाए और उसको डेवलपमेंट में यूज किया जाए। गवर्नमेंट ऐसा क्यों चाहती है कि ये कंपनियां आए? इसके कई रीजन है। जो मेन रीजन है आप देख सकते हो कि जब कंपनियां आके यहाँ पे आके माइनिंग करेंगी तो गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स, गवर्नमेंट को मिलेगा टैक्स। सो इससे गवर्नमेंट के पास में पैसा आएगा, मनी आएगा, उस मनी को गवर्नमेंट यूज कर पाएगी वेलफेयर प्रोग्राम्स में, गवर्नमेंट उस मनी को यूज करेगी दूसरे कामों में, एजुकेशन के लिए कॉलेज बनाएंगी, गवर्नमेंट जो है मान लो अपना डिफेंस के लिए कुछ आर्म्स खरीदेगी, वेपन्स खरीदेगी। सो गवर्नमेंट के पास काफी सारा पैसा आएगा अगर ये कंपनी आके माइनिंग करती है। तो एक और फायदा है कि जब ये कंपनियां आके माइनिंग करेगी तो ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत होती है, बहुत सारे लोग लगते हैं जो वहां पे काम करेंगे। सो इसके लिए ये लोग कहाँ से आएंगे? तो ये लोग वही आसपास के रीजन के ही होंगे, आसपास के गांव के, विलेज के ही होंगे। दैट मीन्स उन लोगों को जॉब मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो दो फायदा है, एक तो गवर्नमेंट को जो है वो टैक्स मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, वहां के लोगों को जॉब मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट भी हैप्पी है कि वो कंपनियां अगर आती है तो। सो गवर्नमेंट जो है वो ये सोचती है कि ये कंपनियां आएगी तो ये कंपनियां क्या लेके आएगी? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि बेसिकली वो पैसा लेके आएगी और वो पैसा को वो लोग कंपनियां पैसा लेके आएगी और वो पैसा से कंपनियां जो है यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करेगी जिस रीजन में माइनिंग करना है। सो गवर्नमेंट भी हैप्पी है, कंपनी भी हैप्पी है, लेकिन सभी लोग हैप्पी नहीं है, कुछ लोगों को इसमें प्रॉब्लम्स भी है। कौन लोग हैं देखते हैं। अगर आप इस माइनिंग वाले रीजन को अगर आप देखो कि जहां पे ये आयरन ओर वगैरह प्रेजेंट है, अगर आप इसे देखो तो मेनली ये उड़ीसा के ऐसे रीजन में है जो थोड़े से अंडर डेवलप्ड है। सो पूरे के पूरे उड़ीसा में, मान लो ये उड़ीसा है, पूरे के पूरे उड़ीसा में तो ओर नहीं मिल रहा है, उड़ीसा का कोई एक पार्ट में ओर मिल रहा होगा, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में। जिस डिस्ट्रिक्ट में ओर मिल रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कैसा है? अंडर डेवलप्ड है, वहां पे सड़कें अच्छी नहीं है, वहां ज्यादा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल्स वगैरह नहीं है, ज्यादातर ट्राइबल्स लोग हैं, ठीक है। तो वहां पे जो है ये बेसिकली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, आसपास में फॉरेस्ट है, जंगल है। सो ऐसे जगहों पे, ऐसे फॉरेस्ट एरिया या ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में ये ओड मिल रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि जब कंपनियां आके वहां पे माइनिंग करेगी, उस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में आके वहां पे आके माइनिंग करेगी, तो पहले तो ऑलरेडी हो सकता है उस जगह पे काफी लोगों के घर हो, काफी लोग वहां रहते हो, तो उन लोगों को तो पहले वहां से हटाना होगा, क्योंकि माइनिंग जहां पे करते हैं वो बहुत बड़े एरिया में माइनिंग होता है, छोटे से एरिया में नहीं होता है। तो उस बड़े से एरिया में हो सकता है वहां पहले से काफी लोग रहते हो, घर हो, कुछ लोगों की कुछ दुकानें हो, तो उन सबको पहले वहां से हटाना होगा। तो ट्राइबल लोगों को ये डर लगता है कि जब कंपनियां वहां आएंगी, इंडस्ट्रीज वहां जब आएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उनको हटा देंगे, डिस्प्लेस कर देंगे, जिससे क्या होगा? इनसे उनका घर छिन जाएगा, होम जो है वो चला जाएगा, और लिवलीहुड उनके जीवन, उनको अपना लाइफ स्पेंड करने के लिए जो ट्राइबल पीपल है वो लोग फॉरेस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। जो ट्राइबल पीपल है वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फॉरेस्ट में जाके लकड़ियां लेके आएंगे, वुड लेके आएंगे, उस लकड़ी से खाना बनाते हैं, फॉरेस्ट से उनको कुछ फ्रूट्स वगैरह मिल जाता है, कुछ मेडिसिन भी मिल जाता है। दैट मीन्स ट्राइबल लोगों का फॉरेस्ट के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। और अगर वो लोगों को वहां से हटा दिया जाता है उस रीजन से, क्यों? माइनिंग के लिए, तो इससे होगा ये कि ट्राइबल पीपल्स के पास न घर रहेगा, न जीवन जीने के लिए वो जो वुड मिलते थे, या दूसरे जैसे बहुत सारे ट्राइबल लोग क्या करते हैं, वो लोग जंगल में जाते हैं, फॉरेस्ट में, आप फॉरेस्ट में से मान लो कुछ माइनर प्रोडक्ट्स, कुछ मान लो कुछ फ्रूट्स वगैरह या कुछ इस तरह के जो है वो चुन के बाजार में बेच के पैसा कमाते हैं। ये सब तो चला जाएगा,
इसलिए ट्राइबल लोग जो है वो काफी डरे हुए रहते हैं जब कभी भी कोई इंडस्ट्री उस एरिया में आती है। तो इसके साथ ही जो इन्वायरमेंट प्रेमी है, जो जिन लोगों को पर्यावरण से, इन्वायरमेंट से जो है वो प्रेम है, वो लोग भी ये डरते हैं, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि ये माइनिंग हो। क्यों? क्योंकि जब माइनिंग किया जाएगा, जैसा मैंने बताया बहुत बड़े एरिया में होता है ये, उससे इन्वायरमेंट जो है वो क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो पॉल्यूट होगा। क्योंकि मान लो कहीं पे बहुत बड़े एरिया में माइनिंग करना है, वहां पे तो पहले से फॉरेस्ट होगी, तो पहले तो क्या करना होगा, पहले उस फॉरेस्ट को काटना होगा, उस जंगल को काटना होगा। उस जंगल में काफी सारे एनिमल रहते हैं, वो चले जाएंगे, उनका घर छिन जाएगा। जंगल हम लोग काट रहे हैं, पेड़ हम लोग काटेंगे, वहां पे जो कंपनी है वो वहां पे काटेगी। सो एज अ रिजल्ट इन्वायरमेंट को डैमेज होगा। ये लोग नहीं चाहते हैं। जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि माइनिंग हो या इंडस्ट्री आके वहां स्टैब्लिश हो। ट्राइबल वाले लोग भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको डर है उनका घर और लिवलीहुड, होम और लिवलीहुड जो है वो छिन जाएगा। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा हो, तो स्टेट गवर्नमेंट भी चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहती है कि इंडस्ट्री आए। क्योंकि मान लो अगर एक इंडस्ट्री अगर आता है किसी रीजन में, और उस इंडस्ट्री को वहां पे जो है फैक्ट्रियां लगाने के लिए या माइनिंग करने के लिए अगर अलाउ नहीं करते हैं, वहां के लोग जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वहां के इन्वायरमेंट जो है के जो लोग हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं कंपनी के अगेंस्ट कि हम लोग आपको अलाउ नहीं करेंगे हमारे एरिया में माइनिंग करने का, या फॉरेस्ट में को काट करके यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाने का। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा, ये बहुत ही एक बैड एग्जाम्पल सेट होगा। कल के डेट में कोई और दूसरी कंपनी जो है वो नहीं आना चाहेगी। मान लो उड़ीसा में एक जगह पे माइनिंग होना है, अब वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट करके उस कंपनी को भगा देते हैं, हटा देते हैं, तो कल के डेट में कोई और दूसरा कंपनी उड़ीसा नहीं आना चाहेगी। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा लगेगा कि वहां पे अगर हम लोग जाएंगे तो वहां पे फिर से वो लोग, काफी सारे ट्राइबल लोग हैं या इन्वायरमेंटलिस्ट लोग हैं, वो उन लोग को फैक्ट्री बनाने नहीं देंगे, माइनिंग करने नहीं देंगे। सो एज अ रिजल्ट ये हमारे कंपनी में इन्वेस्टमेंट को जो है वो हार्म करेगा। और ये सिर्फ उड़ीसा की बात नहीं है, ये किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, सभी में ये सेम ही कंडीशन है। किसी भी स्टेट में चले जाओ, वहां पे अगर वहां के लोग अगर इंडस्ट्री को स्टैब्लिश होने नहीं देते हैं, तो ये बहुत बैड एग्जाम्पल सेट करेगा कंट्री के लिए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कंट्री में आने से बचेंगी, क्योंकि ये कंट्री में इन्वेस्टमेंट का प्लान उनको जो है वो सही नहीं लगेगा। अब ये जो हम लोगों ने अभी देखा, ये जो कन्फ्लिक्ट है कि एक तरफ तो गवर्नमेंट चाह रही है कि फैक्ट्री लगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है, कुछ लोग भी चाह रहे हैं जैसे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कंपनियां चाह रही हैं। लेकिन उसी के उलट, उसी के ऑपोजिट काफी सारे ट्राइबल लोग हैं, वो लोग नहीं चाहते हैं कंपनियां आए। काफी सारे इन्वायरमेंटलिस्ट है, वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि माइनिंग वगैरह हो। तो ये क्या है, ये एक तरह का कन्फ्लिक्ट है, एक तरह का झगड़ा है। सो एक तरह का कन्फ्लिक्ट है, कुछ लोग चाह रहे हैं माइनिंग हो, फैक्ट्री लगे, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या कर सकते हैं इसके लिए? हमें कुछ कॉमन पॉइंट्स पे आना पड़ेगा। हम लोगों को कुछ कॉमन पॉइंट्स पे आना पड़ेगा, कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना होगा जिसमें ट्राइबल इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं वो लोग भी एग्री हो जाए, इसके साथ ही जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या कंपनियां जो है वो भी एग्री हो जाए। मतलब किसी को लॉस ना हो, सभी कोई हैप्पीली जो है किसी पॉइंट पे एग्री हो जाए। तो वो कॉमन पॉइंट हम लोगों को जो है ढूंढना होगा, कैसा एक कॉमन पॉइंट लेके आ जाए। इस कॉमन पॉइंट तभी आ सकता है जब वो सेटिस्फाई करे जितने भी लोग हैं, सभी के इंटरेस्ट को, जितने भी ग्रुप्स है सभी के इंटरेस्ट को अगर सेटिस्फाई करे तो ना। तो कंपनियां या फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि अगर मान लो कहीं पे फैक्ट्री लग रही है, कहीं पे अगर फैक्ट्री लग रही है, तो वो क्या है, वो है डेवलपमेंट, वो क्या है, डेवलपमेंट। लेकिन आप सोचो, ये जो डेवलपमेंट है ये ट्राइबल वालों के लिए तो डेवलपमेंट नहीं है। तो उड़ीसा में किस तरह का डेवलपमेंट चाहिए, और किसके नीड को हम लोग डेवलपमेंट बोल सकते हैं? देखो, डेवलपमेंट का जो मीनिंग जो है वो सभी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में इसको, डेवलपमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। उससे पहले एक वर्ड है, इसको समझते हैं, दैट इज पॉलिटिकल कंटेंशन, कंटेस्टेशन। पॉलिटिकल कंटेस्टेशन का मतलब ये है, देखो, कि
कंटेस्टेशन का जो मतलब है, ये वर्ड का जो मतलब है वो है कि जब देखो, जब दो ग्रुप है या कुछ और ग्रुप है, वो लोग आपस में किसी चीज को लेके झगड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, नॉट नेसेसरी वो एक दूसरे से हाथापाई कर रहे हैं, हाथ से या वेपन से लड़ रहे हैं, मतलब इनका कहना कुछ और अलग है, इनका कहना कुछ अलग है, दोनों अपना अपना इंटरेस्ट को सामने रखना चाह रहे हैं, तो ये एक तरह का क्या है, डिस्प्यूट है, कन्फ्लिक्ट है। तो हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल कंटेंशन देखेंगे। नाउ अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस जो देखा थोड़ी देर पहले यहाँ पे कि किस तरह के डेवलपमेंट चाहिए उड़ीसा में, उड़ीसा में किस तरह के डेवलपमेंट, उड़ीसा में किस तरह के डेवलपमेंट चाहिए, डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, क्या कॉमन पॉइंट पे हम लोग आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, क्या ऐसा कैसा कॉमन पॉइंट हो जो सबको सेटिस्फाई करे, इसका आंसर ढूंढने का काम जो है, इसका आंसर ढूंढने का जो काम है, ये कर सकता है कौन, ये कर सकता है गवर्नमेंट। क्योंकि देखो, अगर वहां पे अगर हम लोग डिसीजन कुछ भी लेते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को इम्पैक्ट करेगा। वहां पे बहुत सारे सोशल ग्रुप्स है, सोशल ग्रुप्स मतलब लाइक एक सोशल ग्रुप हो गया ट्राइबल, एक सोशल ग्रुप हो गया जिनको एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एक और सोशल ग्रुप हो गया जो कंपनियाज है। अब वो लोग एक दूसरे से एक तरह से अगेंस्ट है, एक दूसरे से अगेंस्ट है। सो हम लोगों को ऐसा डिसीजन लेना होगा जो सभी के इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करे। इसके साथ ही हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि जो प्रेजेंट जनरेशन है और फ्यूचर जनरेशन है, इनके बीच में भी एक तरह का कंफ्लिक्ट है। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। मान लो एक प्लेस है, जैसे हम लोग उड़ीसा एग्जांपल देख रहे हैं, उड़ीसा में अगर मान लो हम लोग सारा माइनिंग करके आयरन ओर को आज ही निकाल ले, आयरन ओर जो है सब कुछ माइनिंग करके आज ही निकाल ले और उससे स्टील बना के हम लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना लेंगे, लेकिन मान के चलो आज से 50 साल बाद यहाँ तो आयरन ओर नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग सब कुछ तो निकाल लेंगे, लेकिन 50 साल बाद जो नए जनरेशन आएंगे, वो नए जनरेशन के पास तो आयरन ओर नहीं रहेगा, तो वो लोग कुछ बनाना चाहेंगे स्टील का, मेटल का, तो वो लोग कहाँ से लेके आएंगे आयरन ओर, उनके पास तो नहीं रहेगा क्योंकि हम लोगों ने ही सारा यूज कर लिया। सो ये एक तरह का, हम लोग ने सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखा, हम लोगों ने इन लोगों का तो इंटरेस्ट नहीं देखा, हम लोगों ने फ्यूचर का इंटरेस्ट नहीं देखा, हम लोगों ने सिर्फ अपना देखा कि हाँ हम लोग अपना आयरन ओर निकालेंगे और निकाल के हम लोग अपना डेवलपमेंट करेंगे, तो बाद में जो फ्यूचर जनरेशन आएंगी उनको आयरन ओर नहीं मिलेगा। तो हमें बैलेंस करना होगा कि ऐसा ना हो कि फ्यूचर वालों के साथ में भी इनजस्टिस हो, हम लोगों को उनका भी ख्याल रखना होगा। सो कुछ ऐसा डिसीजन लेना होगा। अलग है नहीं, ये डिसीजन कौन लेगा, तो ये डिसीजन लेगा गवर्नमेंट। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि ये डिसीजन जो है ये लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, पीपल को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। मान लो गवर्नमेंट डिसीजन ये ले लेती है कि आज ही कि सारा वहां पे माइनिंग करेंगे, गवर्नमेंट ये डिसीजन लेती है कि हम लोग माइनिंग अलाउ करेंगे, तो इससे काफी सारे लोग नाराज हो जाएंगे, हो सकता है अगले इलेक्शन में वो लोग उस गवर्नमेंट को वोट ना दे, वो उसमें से काफी सारे लोग हो सकता है वो लोग वायलेंस करने लगे, गवर्नमेंट के अगेंस्ट वायलेंस करने लगे, वो कंपनियों के ऊपर में अटैक करने लगे। सो डिसीजन तो गवर्नमेंट लेगा डेफिनेटली, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो डिसीजन जो है गवर्नमेंट लेगा, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये डिसीजन जो है लोगों को ध्यान में रख कर लेना होगा, ये डिसीजन जो है वो लोगों के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। चाइना में, सॉरी, पाकिस्तान में एक प्रोविंस है, जैसे हमारे यहाँ स्टेट होता है वैसे ही पाकिस्तान में प्रोविंस होता है। तो एक प्रोविंस है बलूचिस्तान, एक प्रोविंस आप लोगों ने शायद सुना भी होगा, बलूचिस्तान। सो बलूचिस्तान से वहां से एक रोड पास हो रही है, एक CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऐसा एक प्रोजेक्ट जो है वो बन रहा है बलूचिस्तान में। ये चाइना पाकिस्तान मिलकर बना रहा है, कहाँ पे, बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान जो एरिया है वहां पे बना रहा है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट के जो लोग हैं, जो लोग भी इंजीनियर काम कर रहे हैं, जो लोग भी वर्कर काम कर रहे हैं, जो लोग भी सोल्जर्स यहाँ पे सब देखभाल के लिए हैं, उन लोगों पे वहां के काफी सारे लोग जो है वो लोग अटैक करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये डेवलपमेंट से उनको कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए वो लोग अटैक करते हैं, वो लोग डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो वैसे ही तो ये क्यों हो रहा है, बिकॉज वहां के लोग हैप्पी नहीं है इस डेवलपमेंट से। सो गवर्नमेंट को चाहिए, गवर्नमेंट को दरकार है कि ऐसा डिसीजन ले कि वहां के लोग भी उसमें एग्री कर सके, वहां के लोग भी उसमें हैप्पीली पार्टिसिपेट कर सके। देखो, हम लोग जब माइनिंग करेंगे, कंपनियां जब माइनिंग करेगी, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है
कि एक्सपर्ट का एडवाइस लिया जाए माइनिंग पे, जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो लोग हैं या इकोनॉमिस्ट जो लोग हैं उन लोगों से एडवाइस लिया जाए। क्यों, देखो जब माइनिंग हम लोग करेंगे तो इतना तो डेफिनेटली है कि वहां पे क्या होगा, वहां पे इन्वायरमेंट को नुकसान होगा, ये श्योर है। अगर हम लोग माइनिंग करेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। अब कितना नुकसान को, कितना लॉस को हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं? थोड़ा बहुत अगर नुकसान हो, अगर ज्यादा फायदा हो तो हम लोग माइनिंग करेंगे। अगर माइनिंग करके अगर हम लोगों को फायदा बहुत ज्यादा हो रहा है और थोड़ा बहुत अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो हम लोग इसके लिए एग्री करेंगे। क्यों? क्योंकि फायदा बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट डैमेज हो रहा है, तब शायद हम लोग ये ना करें। सो डिसीजन लेने से पहले हम लोगों को एक्सपर्ट से एडवाइस लेना होगा, गवर्नमेंट को एक्सपर्ट से एडवाइस लेना होगा, इन्वायरमेंटलिस्ट से बात करना होगा, इकोनॉमिस्ट से वो फायदा और नुकसान को देखना होगा। लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो एक पॉलिटिकल डिसीजन होगा। पॉलिटिकल डिसीजन का मतलब है वो डिसीजन जो है वो कौन लेगा? वो लेगा गवर्नमेंट। वो डिसीजन का लेने का काम किसका होगा? गवर्नमेंट का। और वो लोगों को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, वहां के पीपल को एक्सेप्टेबल होना चाहिए, ऐसा डिसीजन लेंगे वो लोग। सो पॉलिटिकल डिसीजन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल आता है रिप्रेजेंटेटिव्स का। जो पॉलिटिकल जो हमारे लीडर्स है, जैसे हमारे एमएलए है या फिर हमारे एमपी है, इनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो एमएलए या एमपी जो है ये अपने एरिया में काफी सारे लोगों से मिलते हैं। सो काफी सारे लोगों के वो टच में रहते हैं, उन लोगों का फीलिंग वो जानते हैं। तो वो लोग सही तरीके से, ये जो एमपी एमएलए जो है वो लोग सही तरीके से लोगों का बात जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचा पाएंगे। जो एमपी एमएलए है वो क्या करते हैं? वो अपने एरिया के लोगों का बात जो है, अपने एरिया के लोगों का इंटरेस्ट और डिमांड जो है वो गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। सो ये तो एक डिसीजन था। आप ये एक एग्जांपल देखो, ये एक डिसीजन में हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्लिक्ट आ रहा है। काफी सारे ग्रुप्स हैं जो अपना अपना इंटरेस्ट को सामने रख रहे हैं। ट्राइबल का अपना इंटरेस्ट है, जो कंपनी है उनका अपना इंटरेस्ट है। तो ये एक तो एग्जांपल है, उड़ीसा तो एक एग्जांपल है। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे कंट्री में ऐसे बहुत सारे डिसीजन हमको लेने पड़े, हमको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़े। और बहुत बार हमारे सामने ये चैलेंज आया। क्या चैलेंज था? कि काफी सारे अलग अलग ग्रुप्स है, सब अपना अपना डिमांड रख रहे हैं, हम लोगों को सभी का इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा कि सभी कोई हैप्पी हो। सो गवर्नमेंट के सामने ऐसा बहुत बार चैलेंज आया। और ये सभी जो डिसीजन है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस है। मान लो कल के डेट में गुजरात में एक डैम बना रहे हैं, तो वहां पे फिर से कुछ कंपनियां बोलेगी डैम बनाओ, वहां के ट्राइबल बोलेंगे डैम मत बनाओ, तो ये एक चैलेंज है। फिर कल के डेट में मान लो वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है, तो वेस्ट बंगाल में अगर एक फैक्ट्री स्टैब्लिश हो रहा है तो वहां पे फार्मर्स बोलेंगे कि फैक्ट्री मत लगाओ, कंपनियां बोलेंगे फैक्ट्री लगाओ। तो ऐसे काफी सारे हमारे सामने चैलेंजेस थे। इन सभी को हम लोगों ने इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने इसको सॉल्व करने का ट्राई किया। इतने सारे जो ये चैलेंजेस थे और उसके लिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया, उसका अल्टीमेट एम क्या था? उसका अल्टीमेट एम था कि हम लोगों का डेवलपमेंट हो, हम लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। देखो, फार्मर हो या ट्राइबल हो या कोई भी लोग हो, सभी चाहते हैं डेवलपमेंट हो। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ये चाहता हो कि डेवलपमेंट ना हो, हम सभी चाहते हैं डेवलपमेंट हो। लेकिन जब डेवलपमेंट हो तो उसका फायदा हमें भी मिले। ऐसा नहीं हो कि डेवलपमेंट हो और उसका फायदा हमें ना मिले, बाकी सबको मिले, तो वैसे केस में हम लोग हैप्पी नहीं होंगे। ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड कि डेवलपमेंट तो जरूरी है इंडिया का, क्योंकि इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे मैंने बताया, इंडिपेंडेंस के बाद हमारा कंट्री का कंडीशन जो है वो बहुत अच्छा नहीं था। हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पॉवर्टी थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। तो डेवलपमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट कैसा हो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको ख्याल रखना है। हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही, इसके साथ हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। ये वर्ड को समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल आप देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि लोगों का इनकम इंक्रीज होना। धीरे धीरे कम हमारे कंट्री जो है वो अमीर रिच बनने लगी, लोगों के पास पैसा आने लगा, तो अच्छी बात है।
इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा सभी को मिल रहा है? मान लो हमारे कंट्री में अगर फॉर एग्जांपल 100 लोग थे, 100 लोग हैं फॉर एग्जांपल। अब डेवलपमेंट हो रहा है, अब डेवलपमेंट होने के बाद मान लो 100 में से सिर्फ 50 लोगों को फायदा हो रहा है, 50 लोगों का इनकम जो है वो डबल हो गया, पहले जितना कमाते थे अब डबल कमा रहे हैं। अब बाकी के जो 50 लोग हैं इनका इनकम जो है वो इंक्रीज नहीं हुआ, कुछ लोगों का तो कम हो गया। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो इन 50 लोगों के लिए हो रहा है, 50 के लिए हो रहा है, इनके लिए तो नहीं हो रहा है। तो ये अच्छा डेवलपमेंट नहीं है। एक अच्छा डेवलपमेंट तब होगा जब सभी लोगों का डेवलपमेंट हो, सभी का सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी हो। सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इंप्रूव हो, सभी लोगों का। ठीक है, नाउ अब ये जो डिसीजन है कि डेवलपमेंट करना है, कहां पे डेवलपमेंट करना है, कहीं पे कोई प्रोजेक्ट को अलाउ करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन हम लोग बिजनेसमैन पे तो नहीं छोड़ सकते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी बिजनेसमैन से या इंडस्ट्रियलिस्ट से पूछोगे कि माइनिंग करना है कहीं पे, तो वो लोग तो डेफिनेटली बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना है। वो लोग तो अच्छे अच्छे उसका अकाउंट कराएंगे, वो लोग पॉजिटिव चीज दिखाएंगे कि देखो माइनिंग करोगे तो स्टील बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, ब्रिज बनेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। वो लोग माइनिंग के कारण जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो लोग कभी वो नहीं बताएंगे। फार्मर वगैरह से पूछोगे या ट्राइबल से पूछोगे, वो लोग काफी लोग जो है उसमें मना ही करेंगे कि नहीं ये माइनिंग वगैरह मत करो। तो हम लोग डिसीजन लेने का काम फार्मर पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, हम लोग बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, ट्राइबल पे भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो लोग सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखेंगे। हमें चाहिए एक ऐसा डिसीजन लेना जिसमें पूरा कंट्री का अच्छा हो, पूरा कंट्री का इंटरेस्ट हो, ना कि किसी कुछ गिने चुने लोगों का, एक सिलेक्टिव ग्रुप का फायदा हो, ऐसा डिसीजन नहीं लेना है। ऐसा डिसीजन लेना है जिसमें सभी का फायदा हो। तो वो डिसीजन लेने का काम कौन करेगा? गवर्नमेंट। यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सा प्रोजेक्ट को करना है, कौन सा प्रोजेक्ट को नहीं करना है, ये सारा डिसीजन लेने का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। मतलब गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है। कहाँ? इकोनॉमी में, हम लोग का कंट्री का इकोनॉमी में, हम लोग का कंट्री का डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट का रोल जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं ये बोलता हूं कि गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट है, यहां पे एक और क्वेश्चन सामने आता है। ये तो चलो समझ में हमें आ रहा है कि डेवलपमेंट करना है तो हम लोगों को गवर्नमेंट का रोल जो है इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगा कि कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है, नहीं करना है, और गवर्नमेंट जो है वो सभी का अच्छा जो है वो सोच के ही काम करेगा। लेकिन हम लोग ये देखें कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो कैसा रोल हो। गवर्नमेंट का तो रोल होना चाहिए, ये तो हम लोग एग्री कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए ग्रोथ के लिए और जस्टिस के लिए। लेकिन गवर्नमेंट का कितना रोल हो? गवर्नमेंट क्या सब कुछ कंट्रोल करे? गवर्नमेंट हर जगह पे छोटा से छोटा फैक्ट्री लगना है वहां पे भी गवर्नमेंट बताए कि यहाँ पे फैक्ट्री लगेगा ही नहीं लगेगा? फैक्ट्री का या फिर गवर्नमेंट जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है उसका हर एक चीज को कंट्रोल करे? गवर्नमेंट हर एक चीज का प्राइस को कंट्रोल करे? सो गवर्नमेंट का रोल कहां तक लिमिट होना चाहिए, इस चीज को लेके जो है अगेन डाउट है। इस चीज को लेके अगेन क्वेश्चंस है। क्या सब कुछ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करे? Was it necessary to have centralized institution to plan entire country? क्या हमारे कंट्री को डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ाने के लिए जो भी प्लानिंग करना है ये सारा का सारा काम जो है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करे? सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वही सब कुछ डिसाइड कर रहा है कि आपके मोहल्ले में, आपके वार्ड में, आपके घर के आसपास में मान लो लाइन लगाना है कि नहीं लगाना है, वहां पे ड्रेन बनाना है कि नहीं बनाना है, ये भी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करे? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता? उसके तो काफी सारे और दूसरे काम है कि उसको क्या पता कि आपके घर के वहां पे ड्रेन बनाना है कि नहीं बनाना है। ये काम बेटर है सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ना करे, है ना? तो या फिर दूसरा कि क्या गवर्नमेंट जो है वो खुद बिजनेस करे? गवर्नमेंट अपना खुद का बिजनेस लगाए, सरकारी कंपनी जिसको हम लोग बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग।
क्या गवर्नमेंट को खुद बिजनेस करना चाहिए? हमारे कंट्री में आप देखो बहुत सारे कंपनियां हैं, गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेल, SAIL, सेल, ये गवर्नमेंट की कंपनी है। ये क्या करती है? ये स्टील बनाती है, ये स्टील बनाती है। ऐसे ही काफी सारी कंपनी है, जैसे LIC गवर्नमेंट की कंपनी है, लेकिन हमारे कंट्री में प्राइवेट कंपनी भी है, लाइक जियो। सो हमारे कंट्री में क्या गवर्नमेंट को इंडस्ट्री या बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इन सब क्वेश्चंस को हम लोग अगेन समझने का कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट का रोल तो हो, ये हम लोग चाह रहे हैं, ये हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन कितना रोल हो गवर्नमेंट का? ओके, नाउ हाउ मच इंपॉर्टेंट वाज टू अटैच to the need of justice if it is differed from the requirement of economic growth। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ध्यान रखना होगा, हम लोगों को एक चीज जो है वो बैलेंस करके चलना होगा। अब वो ये है कि हमें बैलेंस करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ और जस्टिस के बीच। हमें बैलेंस करना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जस्टिस। मान लो कहीं पे हम लोग माइनिंग कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो होगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन उसमें अगर आप देखो जब माइनिंग कर रहे हैं काफी सारे ट्राइबल लोगों को वहां से हटा रहे हैं, दैट मीन्स हम लोग तो उसके साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग को बैलेंस करना होगा, ये दोनों चीजों को बैलेंस करना होगा कि इकोनॉमिक ग्रोथ और जस्टिस जो है इसको बैलेंस करना होगा, जो नीड ऑफ जस्टिस जो है इसको बैलेंस करना होगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो जो अभी तक जो हम लोगों ने समझ में आया कि जो भी ये डिसीजंस वगैरह जो भी क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं, इन सब में क्या इन्वॉल्व है? इन सब में इन्वॉल्व है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन मतलब जब काफी सारे ग्रुप्स जो है वो लोग आपस में अपना अपना इंटरेस्ट को लेके एक तरह से लड़ रहे हैं, कंफ्लिक्ट हो रहा है उनके बीच। और कोई भी डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं, कुछ भी डिसीजन अगर हम लोग लेते हैं, सो उसके जो है पॉलिटिकल कंसिक्वेंस भी होंगे। मान लो गवर्नमेंट जो है कहीं पे कोई प्रोजेक्ट बनाता है या फिर प्रोजेक्ट के लिए अलाउ करते हैं, और उसके लिए होता ये है कि वहां पे काफी, मान लो वहां पे 1 लाख लोगों को वहां से हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे एक फैक्ट्री बनेगा। अब ये 1 लाख लोग नेक्स्ट टाइम उस गवर्नमेंट को वोट देंगे? उस गवर्नमेंट को वोट नहीं देंगे। तो उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस भी होंगे। हो सकता है इसमें से 1 लाख में से मान लो 100 लोग हैं, ये लोग वायलेंस करने लगे। ठीक है, नाउ सो ये जितने भी इश्यूज हम लोग देख रहे हैं, इन सब में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमें पॉलिटिकल जजमेंट लेना होगा। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से जो है वो बात करना होगा। सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी अपने मन से अगर डिसीजन ले तो हो सकता है बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी जो है उसको अपोज करे, और जिससे सही तरीके से डेवलपमेंट ना हो पाए। तो इम्पोर्टेंट है कि सभी पार्टियां मिलके, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके जो है गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी मिलके एक ऐसा डिसीजन ले जिसमें सबका फायदा हो, और इस डिसीजन को अप्रूव करवाए पब्लिक से, पीपल से। क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा डेवलपमेंट किसके लिए है? पब्लिक के लिए है। तो यही कारण है कि हम लोगों को डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है पॉलिटिक्स में। जो हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया जो है, इसमें हम लोग प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को इस चैप्टर में हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? ये चैप्टर आपके सिलेबस में देने का कारण क्या है? कारण ये है कि जब कभी भी डेवलपमेंट होगा तो वहां पे काफी सारे लोग हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट्स होंगे, कन्फ्लिक्ट होंगी, झगड़ा होगा, और उसको शांत करने के लिए, एक ऐसा डिसीजन लेने के लिए जिसमें सभी हैप्पी हो, सभी एग्री करे, उसके लिए पॉलिटिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें वहां पे जो है पॉलिटिकल सिस्टम आ जाता है हमारा, वहां पे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है उनका रोल भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अल्टीमेटली वही लोगों से बात करेंगे, वही लोगों को उस प्रोजेक्ट के बारे में समझाएंगे। नाउ जो अगला टॉपिक है ये है आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? इसको समझते हैं। उड़ीसा का जो अभी हम लोग ने जो एग्जांपल हम लोग जो देख रहे थे, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि सभी लोगों को डेवलपमेंट, उस तरह का डेवलपमेंट नहीं चाहिए। डेवलपमेंट का जो मीनिंग जो है सभी लोगों के लिए अलग अलग है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आप जहां पे रहते हो, आपके घर के सामने से एक रोड जाता है, ये आपका घर है, यहाँ पे काफी सारे घर है, और घर के सामने से आपका एक रोड जा रहा है।
कल के डेट में गवर्नमेंट ये बोलती है कि हम लोग इस रोड को और ज्यादा वाइड करेंगे, इस रोड को और ज्यादा क्या करेंगे, चौड़ा करेंगे, यहाँ पे एक और रोड, डबल रोड बनाएंगे। तो डबल रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट जो है आप लोगों का घर जो है वो घर को वहां से हटा देगी, तोड़ के हटा देगी। रोड के किनारे जो छोटे छोटे दुकान है उनको भी हटा देगी। गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है? बिकॉज पहले इस रोड में बहुत ज्यादा जैम लगता था, पहले इस रोड में बहुत ज्यादा जाम लगता था। मान लो यहाँ से यहाँ जाने में 1 आवर लगता था। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस रोड को थोड़ा सा चौड़ा बना देंगे, हम लोग रोड का साइड का जो घर दुकान वगैरह है तोड़ के इसको और ज्यादा वाइड कर देंगे, जिससे लोग 1 आवर के बदले 10 मिनट में ही पहुंच जाए, लोगों का टाइम बचेगा। दैट मीन्स डेवलपमेंट हो रहा है। किसके लिए डेवलपमेंट हो रहा है? जो लोग यहाँ से जा रहे हैं। मान लो कोई पर्सन जो हर दिन इस रास्ते से जाता है, वो तो ये खबर सुन के बहुत ही हैप्पी होगा, क्योंकि पहले उसे 1 घंटा लगता था, अब तो सिर्फ 10 मिनट लगेगा। तो वो तो बिल्कुल चाहेगा कि गवर्नमेंट जो है ये रास्ता को जो है चौड़ा करे, वाइड करे, क्योंकि उसका टाइम बचेगा। ये डेवलपमेंट है। लेकिन जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, रोड के किनारे जिन लोगों का घर तोड़ा जा रहा है या जिन लोगों की दुकानें तोड़ी जा रही है, क्या ये उनके लिए डेवलपमेंट है? बिल्कुल नहीं। उन लोगों का तो घर जा रहा है, दुकान जा रहा है, शॉप उनके चले जा रहे हैं, तो दैट मीन्स उन लोगों के लिए तो ये डेवलपमेंट जो है ये प्रॉब्लम लेके आ रहा है। यानी कि ये रोड वाइड होना किसी के लिए डेवलपमेंट हो सकता है, किसी के लिए डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। एक दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लो एक रिवर है, एक रिवर में एक डैम बना रहा है, तो रिवर में डैम बनाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, और इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करेंगे हम लोग फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री में अच्छे से काम होगा, फैक्ट्री में 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा तो बहुत अच्छे से काम बनेगा। तो फैक्ट्री का जो ओनर है वो तो बिल्कुल चाहेगा डैम बने, डैम बनेगा तो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन डैम बनने के कारण ये जो आसपास के जो ट्राइबल लोग हैं या घर काफी सारे लोग होंगे, उनके जो घर डूब जाएंगे, वो लोग इससे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि डैम बनने के कारण उनका घर चला जाएगा। तो उनके लिए तो ये डेवलपमेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि डेवलपमेंट का मीनिंग जो है, डेवलपमेंट का मीनिंग जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग है। इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कुछ अलग मीनिंग है। इंडस्ट्रीज तो अपना चाहते हैं, वो सेटअप करेंगे स्टील प्लांट, वो वहां के जो आसपास के अर्बन जो लोग हैं, जो शहर के जो लोग हैं, वो लोग भी चाहेंगे ये फैक्ट्री बने, क्योंकि उनको स्टील मिलेगा, उससे वो बिल्डिंग बनाएंगे, रोड बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन जो ट्राइबल जो लोग हैं वो लोग नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनको तो प्रॉब्लम्स होगा, उनको तो हटा दिया जाएगा उसके लिए। तो डेवलपमेंट का मीनिंग अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। तो जब कभी भी इस तरह की डेवलपमेंट आती है तो कंफर्म है कि वहां पे कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे। कॉन्ट्राडिक्शंस मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे, अलग अलग थॉट होंगे, वहां पे कंफ्लिक्ट होगा, डिबेट्स होगा, और ऑफ कोर्स तब जाके यहाँ पे रोल आता है किसका, तब जाके यहाँ रोल आता है गवर्नमेंट का। डेवलपमेंट हम लोग जो देखते हैं, अगर आप नॉर्मली किसी से अगर पूछो कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए, या फिर कोई दूसरा, आप यूरोप की कोई कंट्री ले लो, फ्रांस, जर्मनी, कोई कंट्री ले लो, स्विट्जरलैंड, आप उनके ये कंट्री के बारे में अगर आप किसी से पूछो कि ये कंट्री डेवलप्ड है कि नहीं है, तो डेफिनेटली आप वो पर्सन आपको रिप्लाई करेगा कि हाँ ये कंट्री डेवलप्ड है। तो जो भी यूरोप है, जो यूरोप है, या फिर जो अमेरिका में जो यूएसए जो है, इन सबको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री, इन सबको हम लोग बोलते हैं वेस्टर्न कंट्री। सो इंडिपेंडेंस के बाद हमारे कंट्री में एक डिबेट था, हमारे कंट्री में लोग जो है ये एक चीज को लेके आपस में बातचीत कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, क्या हम लोगों को भी डेवलप होना चाहिए? तो डेफिनेटली होना चाहिए। क्या हम लोगों को डेवलपमेंट करना चाहिए? तो हाँ बिल्कुल करना चाहिए। तो उसमें से सभी लोग जो है वो ये बता रहे थे कि हम डेवलपमेंट का मतलब है कि हम लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि हम लोग भी वेस्ट की तरह हो जाए। वेस्ट की तरह यहाँ पे मतलब है कि वो जो यूरोप और अमेरिका जो कंट्री जो है वैसे हम लोग हो जाए। तो हम लोग बोलेंगे इसको कि डेवलपमेंट का मतलब जो है, हमारे कंट्री में काफी सारे लोग इवन आज भी इसका मतलब ये है कि वेस्टर्नाइजेशन हो जाना। वेस्टर्नाइजेशन हो जाना का मतलब कि हम लोग भी वहां के कंट्री की तरह हो जाए। वहां के कंट्री में जिस तरह के, अगर आप यूरोप की कंट्रीज को देखोगे,
यूरोप की कंट्री को अगर आप देखोगे तो वहां पे जो है आप बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री देखोगे, कंपनी देखोगे, वहां का जो कल्चर है वो हमसे बिल्कुल अलग है, वहां का पहनावा, खाना पीना जो भी है ये बिल्कुल हमसे अलग है। सो डेवलपमेंट का जो मीनिंग है वो लोगों के लिए ये था, इवन आज भी ये है कि हम लोगों को बन जाना है कैसा, वेस्टर्न कंट्री की तरफ। सो अगर आप मॉडर्न बनते हो, अगर आप वेस्टर्न कंट्री जैसा अगर आप बनते हो तो आप डेवलप कर रहे हो। आपका डेवलपमेंट कब होगा, जब आप जो है वो वेस्टर्न कंट्री की तरह आप बनोगे। आपके कंट्री में बहुत सारे इंडस्ट्रीज आएंगे, आपके कंट्री में बहुत सारे फैक्ट्रियाज लगेंगी, तब जाके इवन कॉमन पीपल और एक्सपर्ट सभी का यही सोचना है कि डेवलपमेंट मतलब वेस्टर्न कंट्री जैसा बन जाना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोग अपने आप को वेस्टर्न कंट्री की तरह बनाने का ट्राई करेंगे, ये कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग अपने ट्रेडिशन से, हम लोग अपने सोशल स्ट्रक्चर से काफी दूर जा रहे हैं। जब हम लोग मॉडर्नाइजेशन बनने का ट्राई करते हैं, हम लोग अपने आप को मॉडर्न बनाने का ट्राई करते हैं जैसा वेस्ट में है, जैसा यूरोप में है, तो हम लोग अपने ट्रेडिशन से, अपने सोशल स्ट्रक्चर से काफी दूर जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको कि जैसे हमारे कंट्री में जो विलेज है, हमारे कंट्री में जो गांव है, गांव में अगर कोई भी एक पर्सन है तो मोस्ट प्रोबेबली उसको पूरा गांव जानता होगा। मोस्ट प्रोबेबली उसका नाम भले जाने या ना जाने, लेकिन उसके बारे में पता होगा कि अच्छा ये इसका सन है, या इसका डॉटर है, या ये इसका ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर है, वो इसका फैमिली का है, वो उसको जानते होंगे। लेकिन हम लोग जैसे जैसे मॉडर्न बन रहे हैं, हम लोग अब विलेज से हम लोग शहरों में, हम लोग अब फ्लैट्स में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। फ्लैट्स में देखोगे एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में जो फ्लैट में है वो सामने वाले फ्लैट पर्सन को नहीं जानता है, पूरा बिल्डिंग का तो छोड़ दो, जिस फ्लैट में रह रहा है अपने बगल वाले फ्लैट वाले पर्सन को नहीं जानता है। काफी सारे केस में ऐसा होता है। एक्सक्यूज मी। सो दैट मीन्स पहले जो हमारा कल्चर था कि हम लोग पूरे गांव के साथ मिलके रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रॉब्लम्स में साथ दे रहे हैं, अभी देखो हम लोग बस अपने आप को देख रहे हैं, हम लोग अपने बगल वाले पर्सन को भी नहीं जानते हैं। दैट मीन्स हम लोग अपने ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन के साथ साथ एक और चीज इंक्रीज हो रहा है, राइज हो रहा है, वो है कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। कैपिटलिज्म आप याद करो, जो आपकी दूसरी पॉलिटिकल साइंस की जो दूसरी जो बुक है, जो फर्स्ट चैप्टर है, तो वहां पे कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, जो कोल्ड वॉर वगैरह जो आप देखो, वहां पे हम लोगों ने देखा है। तो कैपिटलिज्म का मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा, हमारे कंट्री में जो लोग हैं ये प्रॉफिट ओरिएंटेड हो रहे हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा, प्राइवेट कंपनीज आ रही है, ये लोग अपना सिर्फ प्रॉफिट देखती है, ये लोग प्रॉफिट के लिए काम करती है। और हमारा कंट्री भी ज्यादा से ज्यादा लिबरल हो रहा है। लिबरलिज्म का मतलब है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा ओपन हो रहे हैं, हम लोग वर्ल्ड के अलग अलग कंट्री के अलग अलग कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि आप लोग आओ हमारे कंट्री में आकर के आप लोग डेवलपमेंट करो, फैक्ट्रियां लगाओ, अपना ऑफिसेस खोलो। तो हम लोगों के कंट्री में ये मॉडर्नाइजेशन होने के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन जो है इसके साथ साथ हमारा जो आइडियाज ऑफ ग्रोथ है ये तो इंक्रीज हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारा मटेरियल प्रोग्रेस भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। मटेरियल प्रोग्रेस का मतलब ये है कि हम लोग अब ज्यादा से ज्यादा मटेरियल को प्रोग्रेस करके हम लोग उससे कुछ ना कुछ चीजें बना रहे हैं। बेसिकली हम लोग अपने आप को, हम लोग ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। साइंटिफिक रैशनैलिटी भी इंक्रीज हो रहा है, हर चीज को क्वेश्चन करना। हमारे जो ट्रेडिशन जो है, हमारी जो कल्चर है, हम लोग मॉडर्नाइजेशन के कारण हम लोग अपने उस ट्रेडिशन को एंड कल्चर को हम लोग जो है, हम लोग साइंस के नजर से देखते हैं, हम लोग उसको क्वेश्चन करते हैं। जिस ट्रेडिशन को लोग पहले आंख बंद करके मान लेते हैं, आज उस क्वेश्चन को, आज वो लोग जो है मानने से पहले वो लोग साइंस क्या कहता है उस बारे में वो देखते हैं। सो ये जो आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें ये होता है कि अलाउड एवरीवन टू टॉक अबाउट डिफरेंट कंट्रीज एज द डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड। तो ये जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट हम लोग जो देख रहे हैं कि यहाँ पे किसी कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा मॉडर्न कल्चर है,
अपने ट्रेडिशन से दूर होते जा रहे हैं तो हम लोग उसको डेवलप्ड बोल रहे हैं, जैसे यूरोपियन कंट्रीज, यूएसए, अमेरिका। फिर कुछ कंट्री ऐसी है जो वेस्टर्न कंट्री की तरह बनना चाह रही है और उसको काफी तेजी से उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो डेवलपिंग है, जैसे हमारा कंट्री इंडिया या फिर चाइना। और काफी कंट्री अंडर डेवलप्ड है, जहां पे जो ये मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है। वहां पे आज भी लोग, काफी सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, काफी सारे जो लोग हैं वो फार्मिंग कर रहे हैं, एनिमल्स रियरिंग कर रहे हैं। सो हम लोगों ने मॉडर्नाइजेशन को एज ए स्टैंड, अपना ये वेस्टर्न कंट्रीज को एज ए स्टैंडर्ड बना दिया है। हम लोगों ने उनको एज ए स्टैंडर्ड बना दिया है कि हम लोगों को भी उनकी तरह होना है। और जब हम लोग उनकी तरह बनने का ट्राई कर रहे हैं तो इसमें ये इशू प्रॉब्लम आ रहा है कि हम लोग अपने ट्रेडिशन से, अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। अब इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल। इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे सामने दो ऑप्शन थे, दो मॉडल थे। एक तो हम लोग अपना कैसा डेवलपमेंट फॉलो कर सकते थे, कैसा मॉडल फॉलो कर सकते थे, लिबरल कैपिटलिस्ट जैसा यूरोप और अमेरिका फॉलो करते थे। मतलब यूरोप और अमेरिका में कैसा जो मॉडल फॉलो हो रहा था डेवलपमेंट का, कैपिटलिस्ट वाला, लिबरल वाला। दूसरी तरफ यूएसएसआर था और उसका मॉडल था कैसा, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मॉडल में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा रोल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। कैपिटलिस्ट मॉडल में ये होता है कि जो भी कंट्री का इकोनॉमी जो है इसमें गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। जो प्राइवेट कंपनीज जो होती है वो तय करती है, वो लोग प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, वो लोग जो है अपना प्रॉफिट देखती है, गवर्नमेंट का रोल बहुत कम होता है। लेकिन सोशलिस्ट जो मॉडल है इसमें क्या होता है, इसमें गवर्नमेंट बहुत ज्यादा कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट की कंपनीज काफी सारी होती है, लोगों को, प्राइवेट बिजनेस को उतना इंकरेज नहीं किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट की कंपनी करती है। तो हमारे सामने दो ऑप्शन था कि हम लोग सोशलिस्ट मॉडल को चुने कि कैपिटलिस्ट मॉडल को चुने। अपने शुरुआती ईयर्स में, स्टार्टिंग ईयर्स में हम लोग सोवियत मॉडल से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड थे। तो ये कारण है कि हम लोगों ने, हमारा जो मॉडल था वो काफी हद तक सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो कर रहा था। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि हम लोग एग्जैक्टली कॉपी कर रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, हम लोग थोड़े सोशलिस्ट मॉडल की तरफ बायस्ड थे। अब आपके मन में क्वेश्चन आता है कि सोशलिस्ट मॉडल ही हम लोगों ने क्यों फॉलो किया, कैपिटलिस्ट क्यों नहीं? क्योंकि देखो सोशलिस्ट मॉडल में ये होता है कि हम लोग जो है, हम लोग अपने कंट्री के पुअर लोगों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग अपने कंट्री के पुअर लोगों का डेवलपमेंट करना चाहते हैं, हम लोग अपने कंट्री में इक्वालिटी लेके आना चाहते हैं। ये सब फीचर है सोशलिस्ट मॉडल में। अब आप याद करो, इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा पुअर थे, हमारे कंट्री में लिटरेसी बहुत कम था, बहुत सारा इनइक्वालिटी प्रेजेंट था, हमारे कंट्री में सोशल इनइक्वालिटी भी बहुत ज्यादा था, जैसे कास्ट के बेसिस पे बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी था, ऑफ कोर्स मॉनेटरी जो इश्यूज थे। सो हम लोगों को दरकार ये था कि हमारे कंट्री के जो पुअर जो लोग हैं उनका लाइफ को अच्छा बनाया जाए, उनका लाइफ में इंप्रूवमेंट लाया जाए, उनके लिए इक्वालिटी लेके आ जाए। बहुत सारे जो ट्राइबल लोग थे या जो काफी सारे जो दूसरे काफी सारे कास्ट के जो लोग थे उनके साथ इनजस्टिस हो रहा था, तो उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। तो इन सब के लिए जो बेस्ट मेथड था वो था सोशलिस्ट मॉडल। क्योंकि कैपिटलिस्ट में तो इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते हैं, कैपिटलिस्ट में पुअर या इक्वालिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, कैपिटलिस्ट में ध्यान देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कम होगा, यहाँ पे बिजनेसमैन जो है वो, जो बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो लोग, उनका रोल ज्यादा होगा। अब उनको कोई पुअर है नहीं है उनसे कोई मतलब नहीं है, उनको तो अपना प्रॉफिट से मतलब है। हमारे कंट्री में जैसे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो थी, उनके लीडर्स वो लोग चाहते थे हम लोग सोशलिस्ट मॉडल फॉलो करें। सिर्फ इतना ही नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, इवन जो और भी दूसरे जो सोशलिस्ट पार्टी थी, इवन कांग्रेस में लाइक जो लीडर जो हमारे जो फर्स्ट पीएम बने नेहरू, ये लोग भी चाहते थे कि हम लोग जो है सोशलिस्ट मॉडल को फॉलो करें। अगेन नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट कॉपी करेंगे, लेकिन काफी हद तक सोशलिस्ट आइडिया को फॉलो करेंगे।
हाँ, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे भी थे हमारे कंट्री में जो अमेरिकन स्टाइल मतलब वो कैपिटलिस्ट वाला मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर लोग सोशलिस्ट मॉडल को सपोर्ट कर रहे थे और शुरू में हम लोगों ने सोशलिस्ट वाला मॉडल ही चुना। लेकिन आज के डेट में हम लोग कौन सा मॉडल चुन रहे हैं? आज के डेट में हमारा जो मॉडल है वो है सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों। तो इंडिपेंडेंस के बाद में हम लोगों ने सोशलिस्ट मॉडल को प्रेफरेंस दिया, लेकिन इंडिपेंडेंस आज के डेट में हम लोग सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट दोनों को प्रेफरेंस देते हैं। हम लोग दोनों मॉडल को यूज कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमारा कंट्री जो है वो मिक्स इकोनॉमी है। ओके, नाउ इंडियाज डेवलपमेंट मॉडल में हम लोग ये देख रहे हैं, हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर जो थे ये एक चीज को लेकर बहुत क्लियर थे कि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सारे लोग पुअर थे, हमारे बहुत सारे इकोनॉमिक कंसर्न्स थे, और ये जो इकोनॉमिक चैलेंजेस है, इसको इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स जो है, हमारे कंट्री में पॉवर्टी बहुत ज्यादा था, इसको दूर करना अगर है तो इसके लिए गवर्नमेंट को इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिपेंडेंस से पहले जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने तो हमें बहुत ज्यादा लूटा। तो एज ए रिजल्ट हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा लोग जो है वो सप्रेस हो गए, डिप्रेस्ड हो गए, उनका लिवलीहुड नहीं था, भूखों मर रहे थे, ऐसे काफी सारे लोग थे। तो उस समय की जो गवर्नमेंट थी इंडिपेंडेंस से पहले, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वो बहुत ही ज्यादा नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शन था उनका। नैरोली डिफाइंड मतलब वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। वो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी इंडिया में उस समय, वो लोग सिर्फ अपना फायदा देख रहे थे। वो लोग को बिल्कुल मतलब नहीं था कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो लोग का क्या कंडीशन है, उनके क्या प्रॉब्लम्स है। वो लोग सिर्फ देख रही थी कि उनका फायदा कहाँ है, सारा काम वो लोग अपने फायदा के लिए कर रहे थे। दैट मीन्स वो लोग बहुत ही नैरोली डिफाइंड थे। नैरोली डिफाइंड मतलब सिर्फ अपना सोच रहे थे। नैरोली डिफाइंड कैसा? कमर्शियल, अपना सिर्फ कमर्शियल फायदा देख रहे थे। सो आजादी के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नमेंट बना, जो फ्री इंडिया का गवर्नमेंट बना, ये तो बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। इनको तो सभी के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में पॉवर्टी को हटाना था। हमारे कंट्री में जो सोशल प्रॉब्लम्स थे, जैसे मैंने बताया आपको, कास्ट को लेके काफी सारे इश्यूज थे हमारे कंट्री में, लैंग्वेज को लेके काफी सारे इश्यूज थे, रिलीजन को लेके जो इश्यूज था इनको ठीक करना था, जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थे उनको ठीक करना था। तो ये सब जो है सबसे इंपॉर्टेंट, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था किसका? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ा ये चैलेंज था कि इन सब चीजों को ठीक करना है। सो अब इन सब चीजों को ठीक कैसे किया जाए? हम लोगों ने ये तो देख लिया कि ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे हमारे सामने, तो कैसे ठीक किया जाए? दो तरीका है। एक तरीका, हम लोग अपने कंट्री में एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा डेवलप करते हैं, तो एग्रीकल्चर को डेवलप करके हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास खाने को भी नहीं था, प्रॉपरली फूड नहीं मिल रहा था। तो अगर हम लोग एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे तो सभी को खाना मिलेगा, सभी आराम से खाना खा पाएंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। तो एक तो ये वाला मॉडल कर सकते थे। दूसरा, हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते थे। इंडस्ट्री डेवलप करने से क्या होगा? इंडस्ट्री डेवलप करने से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जॉब मिलेगा, लोगों के पॉकेट में पैसा आएगा, और फिर लोग उससे धीरे धीरे रिच होंगे, तो लोग अपना खरीद के जो भी सामान खाना है वो अपना जो भी सामान खरीद सकते हैं। दैट मीन्स हमारे सामने ये तो चैलेंज जो था कि हमें पॉवर्टी से, सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम से बाहर आना था। तो इसके लिए क्या करें? एग्रीकल्चर को पहले डेवलप करें कि पहले इंडस्ट्री को डेवलप करें? तो कुछ लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि हम लोग अपने कंट्री में जल्दी से जल्दी इंडस्ट्री को डेवलप करें, हमारा कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन इंप्रूव होगा, लोगों को जॉब मिलेगा, तो कंट्री के लोगों का कंडीशन अच्छा होगा। वहीं कुछ लोग बोल रहे थे कि नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है लेकिन वो बाद में, पहले हम लोगों को एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर को डेवलप करेंगे, जो हमारे रूरल एरियाज है, जो हमारे गांव है, वहां पे पॉवर्टी ज्यादा है, वहां पे गरीबी ज्यादा है, वहां बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो उन लोगों का हम लोगों को पहले सॉल्व करना है, पहले उनको प्रायोरिटी देना है। हम लोगों को एग्रीकल्चर डेवलप करना है। हाँ, एग्रीकल्चर डेवलप हो जाता है फिर बाद में इंडस्ट्री भी बिल्कुल करेंगे। तो हम लोग देखते हैं
तो हम लोगों ने कौन सा चुना? हम लोगों ने पहले एग्रीकल्चर वाला चुना। हम लोगों ने पहले अपना एग्रीकल्चर को डेवलप करने का ट्राई किया और फिर उसके बाद इंडस्ट्री को डेवलप करने का ट्राई किया। ये हम लोग देखेंगे अभी फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोग इसको देखेंगे। अच्छा, तो पहले हम लोगों ने चैलेंज देख लिया कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सामने किस तरह का चैलेंजेस थे। उस चैलेंज को दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भी देख लिया कि ठीक है, हम लोग पहले एग्रीकल्चर वाला मेथड जो है वो यूज करेंगे। अब देखो, कोई भी काम करने से पहले, किसी भी काम को अच्छी तरह से करने से पहले हम लोग को चाहिए कि हम लोग उसका प्रॉपर प्लान बनाएं। आपका भी जब एग्जाम जब आता है तो आप भी प्रॉपर प्लानिंग बनाते हो कि हाँ 2 दिन के अंदर हिस्ट्री हम लोग खत्म करेंगे, 3 दिन के अंदर पॉलिटिकल खत्म करेंगे, 4 दिन के अंदर मैथ खत्म करेंगे। ऐसा करके आप लोग भी एक प्लान बनाते हो। तो वैसे ही हम लोगों ने भी क्या किया, प्लान बनाया। हमारे कंट्री में भी लोगों ने, हमारे कंट्री के गवर्नमेंट ने भी प्लान बनाया। यानी कि डेवलपमेंट करने के लिए प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप प्लानिंग करोगे फिर उस प्लान को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करोगे, उस प्लान को फॉलो करने का ट्राई करोगे। नाउ सो इतना तो समझ में आया कि डेवलपमेंट करने के लिए सभी लोग हमारे कंट्री में ये तो बिल्कुल बोल रहे थे कि ये डेवलपमेंट करने का काम गवर्नमेंट को ही करना चाहिए, प्राइवेट लोगों पे नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लोग तो सिर्फ अपना फायदा देखेंगे, वो सभी का फायदा नहीं देखेंगे। सो गवर्नमेंट को दरकार था कि एक प्रॉपर प्लान बनाया जाए। देखो, ये जो प्लानिंग का जो आइडिया जो है हमारे कंट्री में, ये गवर्नमेंट ने कैसे किया? गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया, प्लानिंग कमीशन। गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग करने के लिए कुछ लोगों का एक ग्रुप बनाया कि ये ग्रुप मिलके क्या करेंगे, ये लोग कुछ प्लान करेंगे, कुछ प्लानिंग करेंगे और उस प्लानिंग के हिसाब से हम लोग आगे आने वाले सालों में, हम लोग आने वाले ईयर्स में हम लोग काम करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया जिसको बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। इंडिपेंडेंस से पहले भी हमारे कंट्री में कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन जो थे, जो प्राइवेट जो लोग थे, जो बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग थे, इन लोगों ने भी कुछ प्लान बनाया था डेवलपमेंट करने के लिए, प्लान करने के लिए। हम लोग उसको भी हम लोग देखेंगे। हम लोग तो इतना तो समझ में आ रहा कि चलो हम लोग को प्लानिंग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को जो है वो प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन नाम से एक जो है ग्रुप बनाया। वहां पे जो लोग थे वो लोग बैठ के क्या कर रहे थे, वो लोग प्लान कर रहे थे कि कैसे आगे डेवलपमेंट करना है। तो ये क्या हमारे कंट्री में फर्स्ट टाइम हुआ कि हम लोगों ने प्लानिंग करने का आइडिया डेवलप किया? नहीं, ये जो प्लानिंग करने का आइडिया जो है ये ऑलरेडी हम लोगों ने दूसरे कंट्री में भी देखा था। जैसे 1930s के आसपास में, 1930s के आसपास में यूरोप में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम आया, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन। यूरोप में 1930 के आसपास में बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आए, लेकिन वो लोग उस प्रॉब्लम से बाहर आ गए। उस प्रॉब्लम को उन लोगों ने फेस किया और सक्सेसफुली बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्लानिंग किया, प्रॉपर प्लानिंग किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी जापान, जर्मनी जो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो हुआ, सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, लेकिन इन लोगों ने भी उस डिस्ट्रक्शन से अपने आप को बाहर लेके आ गए। आज देखो जापान, जर्मनी काफी डेवलप है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने प्रॉपर प्लानिंग किया। आप याद करो सोवियत, आप कोल्ड वॉर वाला जो चैप्टर जो है दूसरी वाली बुक का आप याद करो, वहां पे भी अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शंस लगाए थे सोवियत यूनियन के ऊपर में कि कोई सोवियत यूनियन से बिजनेस नहीं करेगा। नेटो कंट्री का ग्रुप बना के उसको सप्रेस करने का ट्राई कर रहे थे। तो कितना सारा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो है वो सोवियत यूनियन ने फेस किया, लेकिन सोवियत यूनियन फिर भी बाहर आ गया। 1930s 40s में जो प्रॉब्लम उसने देखा, उसके बाद फिर भी सोवियत यूनियन बाहर आ गया। क्यों? जैसे हेवी ओट्स का मतलब जो है प्रॉब्लम्स, तो क्यों बाहर आ गया? बिकॉज उसने प्रॉपर प्लानिंग किया। तो ये सब देखो काफी सारे एग्जांपल्स है कि जब कभी भी चैलेंजेस जब आया और प्रॉपर तरीके से अगर प्लानिंग किया गया है, तो कंट्रियों ने, जो कंट्रीज जो थी, उन लोगों ने उस प्रॉब्लम से अपने आप को बाहर निकाला है। तो इंडिया को भी लगा कि क्यों ना हम लोग भी प्रॉपर प्लानिंग करें, क्यों ना हम लोग भी प्रॉपर प्लानिंग करके हम लोग भी अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है, इंडिपेंडेंस के बाद जो हमारे इकोनॉमिक या सोशल प्रॉब्लम्स जो है, इससे हम लोग बाहर आए। और उसके लिए इंडिया ने बनाया प्लानिंग कमीशन। तो प्लानिंग कमीशन इसलिए इंडिया ने बनाया। और जैसा मैंने आपको बताया कि
ये प्लानिंग कमीशन जो है ये 1950 के मार्च के महीने में ये सेटअप किया गया। ओके, सो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया एक सिंपल रेजोल्यूशन से। आपको ये याद रखना है, प्लानिंग कमीशन जो है सिंपली गवर्नमेंट ने एक रूल पास किया, एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम लोग प्लानिंग कमीशन बनाएंगे, और ये कमीशन क्या करेगा, ये प्लान करेगा डेवलपमेंट के लिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, पहले कौन सा काम करना है, पहले कहाँ डैम बनाना है, पहले कहाँ रोड बनाना है, पहले एग्रीकल्चर में करना है कि इंडस्ट्री में करना है, ये सारा प्लानिंग जो है ये प्लानिंग कमीशन बना था। नाउ इनका काम क्या था? तो प्लानिंग कमीशन जो ग्रुप है इनका काम था प्लानिंग बनाना। अब प्लानिंग बनाने के बाद में गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, गवर्नमेंट को सलाह देना, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस देने, गवर्नमेंट को सलाह देना, और गवर्नमेंट उसके बाद में क्या करेगी, उस एडवाइस के हिसाब से काम करेगी। जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन का बात माने, प्लानिंग कमीशन एडवाइस करेगी गवर्नमेंट को, अब गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसको कुछ एडवाइस को हो सकता है माने, कुछ एडवाइस को ना माने। प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो होते हैं प्लानिंग कमीशन के चेयरपर्सन। जैसा मैंने आपको बताया कि 1950s में गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, लेकिन ये जो प्लानिंग वाला जो पार्ट है, हम लोगों ने आइडिया लिया अलग अलग कंट्री से। हम लोगों ने देखा कि ये अलग अलग कंट्री जो यहाँ पे जो देख रहे हो, यूरोप है, जापान है, जर्मनी है, सोवियत यूनियन है, हम लोगों ने उनसे आइडिया लिया प्लानिंग का। उसको देखते हुए हम लोगों ने 1950s में प्लानिंग का जो है हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन बनाया। लेकिन ये जो प्लानिंग का आइडिया जो है ये इवन इंडिपेंडेंस से पहले हमारे कुछ प्राइवेट बिजनेसमैन जो इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग इंडस्ट्री में के जो लोग थे वो लोग पहले से कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि प्लानिंग कमीशन हम लोगों ने सडनली मार्च के महीने में सडनली गवर्नमेंट को सपना आया और गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन बनाया, तो ये सडन अचानक से ये नहीं बनाया गया। हमारे कंट्री में कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे, इन्वेस्टर मतलब जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज थे, कुछ बड़े बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर्स थे। इन लोगों ने ये कहा, इन लोगों ने ये प्लान किया कि हमारा कंट्री का जो इकोनॉमी जो है, हमारा कंट्री का इकोनॉमी जो है वो कैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक वर्ड है ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। सो ऑफ कोर्स बिजनेसमैन तो बिल्कुल ये चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है उनके काम में इंटरफेयर ना करे, गवर्नमेंट जो है उनको ये ना बताए कि कहां पे माइनिंग करना है, कहां पे माइनिंग नहीं करना है। तो शुरू में उन लोगों ने कुछ प्लान बनाया, जो बिजनेसमैन जो थे, कि उन लोगों ने ये ट्राई किया कि गवर्नमेंट का स्टेट जो है उसका कंट्रोल जो है वो कम से कम हो। तो वो लोग चाहते थे कि ओपन इकोनॉमी हो। कैसा इकोनॉमी हो? ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी का मतलब ऐसा इकोनॉमी जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ही कम हो, मन मर्जी के हिसाब से बिजनेसमैन अपना काम करे। लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट 1944 में साथ आए, उन लोगों ने एक प्रपोजल दिया, उन लोगों ने कुछ प्रपोजल दिया। प्रपोजल क्या था कि हम लोग जो है इकोनॉमी, अपना कंट्री का इकोनॉमी को क्या करें, प्लानिंग करें। हम लोग अपना कंट्री का इकोनॉमी को प्लानिंग करें। एक प्लानिंग करने के लिए प्रॉपर कुछ मैकेनिज्म डेवलप किया जाए, इसको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। तो देखो जो इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो लोग खुद सामने आके बोल रहे हैं 1944 में कि क्या करे, गवर्नमेंट जो है, जो बॉम्बे प्लान में क्या लिखा था कि गवर्नमेंट जो है ये खुद सामने आके कुछ प्लानिंग बनाए, गवर्नमेंट जो है ये सामने आए, ये कुछ मेजर इनिशिएटिव्स ले, कुछ प्लानिंग बनाए, और कुछ इससे क्या होगा, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट होगा। तो यहां पे हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि जनरली ये हम लोग को फील होता है कि जो प्राइवेट बिजनेसमैन जो है ये लोग नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, ये लोग नहीं चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर करे इनके काम में। लेकिन 1944 में कुछ कंपनी जो है ये खुद ही सामने आती है और ये लोग ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट, उनका प्लान जो है उनको बोलते हैं बॉम्बे प्लान। ठीक है, सो ये बॉम्बे प्लान में क्या बोलते हैं ये लोग
ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट जो है कुछ इनिशिएटिव ले, जिससे क्या हो, हमारे कंट्री में जो इंडस्ट्री जो है, इंडस्ट्रियल या दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी डेवलप हो। सो गवर्नमेंट ने एग्जाम्पल देखा जापान का, जर्मनी का और भी दूसरे कंट्रीज का कि प्लानिंग करना चाहिए। हमारे कंट्री में जो बिजनेसमैन है वो लोग भी बोल रहे हैं कि हाँ, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि हाँ, कुछ प्लानिंग करो डेवलपमेंट का, कुछ प्लानिंग करो हमारा कंट्री का इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए। सो देयरफॉर सभी कोई चाह रहे थे कि प्लानिंग होना चाहिए, तो देयरफॉर हम लोगों ने फिर प्लानिंग कमीशन को स्टैब्लिश किया और हम लोगों ने प्लान करके डेवलपमेंट करने का ट्राई किया। तो इससे हमें बहुत फायदा हुआ। ये प्लानिंग करके हम लोगों ने जब डिसाइड किया, जो भी डिसीजंस अपना लिया, हम लोगों ने अपने कंट्री के लिए जो भी डेवलपमेंट करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए, सारा कुछ प्लान करके लिए, तो हम लोगों ने अच्छे डिसीजंस लिए। आपको याद रखना है, ये प्लानिंग कमीशन जो है ये अब नहीं है। ये जो प्लानिंग कमीशन, जो ग्रुप ऑफ पीपल जो था, ये लोग जो डिसीजन लेते थे मिलके, ये जो ग्रुप है प्लानिंग कमीशन, ये अब नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। प्लानिंग कमीशन के बदले अब एक नया ग्रुप आया है जिसको हम लोग बोलते हैं नीति आयोग। 2015 में आया है। तो नीति आयोग का भी वही काम है जो प्लानिंग कमीशन का काम है। नीति आयोग का भी यही काम है, इनका भी काम वही है कि प्लानिंग करना है, प्लान करके गवर्नमेंट को एडवाइस करना है। अब ये गवर्नमेंट के ऊपर में है कि गवर्नमेंट उस एडवाइस को माने या ना माने। सो यहाँ पे अब अगला जो टॉपिक जो आता है हमारा, वो है 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान। सो 5 ईयर प्लान हम लोग समझते हैं। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि हम लोग के लिए प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट था, हम लोग के लिए प्लानिंग करना इंपॉर्टेंट था। अब ये प्लानिंग हम लोगों ने कैसे किया, हम लोगों ने 5-5 साल के लिए प्लानिंग किया। हम लोगों ने पहले 5 साल के लिए प्लानिंग किया, फिर उसके बाद के फिर 5 साल के लिए प्लानिंग किया। सो इस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग की है। सो सबसे पहले हमारा आया 5 ईयर प्लान। तो ये आइडिया हम लोगों ने कहां से कॉपी किया, हम लोगों ने कॉपी किया इस आइडिया को यूएसएसआर से। ऑफ कोर्स हम लोग यूएसएसआर से बहुत, सोवियत यूनियन जिसको आजकल जो आज का रशिया जो है, यूएसएसआर टूटने के बाद में जो बड़ा कंट्री निकल के आया वो है रशिया और कुछ मिडिल ईस्ट की सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो हम लोग यूएसएसआर का प्लानिंग कमीशन वाला जो आइडिया जो है, प्लानिंग का आइडिया जो है, उसको फॉलो किया हम लोगों ने। तो हम लोगों ने हमारे प्लानिंग कमीशन में 5-5 साल के प्लानिंग बनाया कि ये 5 साल में ये काम करेंगे, फिर अगले 5 साल में ये काम करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने कुछ अपना प्लानिंग किया। आइडिया सिंपल सा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था कि हमारा इनकम क्या होगा, हमारा एक्सपेंडिचर क्या होगा फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर। फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर के लिए गवर्नमेंट ने एक डॉक्यूमेंट बनाया। डॉक्यूमेंट बनाने के बाद में वहां पे ये लिखा कि चलो हमारा इनकम जो है वो 100 रुपए होगा और हमारा एक्सपेंडिचर जो है मान लो वो होगा 110 रुपए। हम लोग गवर्नमेंट के पास 100 रुपए आएंगे और गवर्नमेंट 110 रुपए खर्चा करेगा। नो, ये 5 साल में होगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है कि एक्सपेंडिचर कितना होगा, इनकम कितना होगा, इस डॉक्यूमेंट को हम लोग बोलते हैं बजट। इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बजट। तो हम लोगों ने अपने बजट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, नॉन प्लान्ड एंड प्लान्ड बजट। ये मैं एक एग्जांपल से मैं जो है मैं इसको समझाता हूं, एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं इसे। आप ये मान के चलो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 5 साल, गवर्नमेंट का जो बजट जो है, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि गवर्नमेंट का जो बजट है वो कितना है, मान लो 100 रुपए का। गवर्नमेंट का बजट जो है वो है 100 रुपए का, मतलब गवर्नमेंट के पॉकेट में 100 रुपया है। अब ये 100 रुपए को गवर्नमेंट कैसे खर्च करेगा? सो कुछ तो खर्च करेंगे नॉन प्लान इश्यूज पे। जैसे मान लो लोगों को सैलरी देना है, हमारे आर्मी के लोगों को सैलरी देना है, हमारे जो है गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स है वहां की इलेक्ट्रिसिटी की बिल जाएगी, गवर्नमेंट के इतने सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, लोगों को जो है फ्री में पीडीएस राशन देना है। तो ये सब नॉन प्लान वाले पार्ट थे। मान लो इसमें खर्चा हो गया 60 रुपए, बाकी के 40 रुपए जो है वो गवर्नमेंट किस पे खर्च करेगा, वो कुछ प्लान पे करेगा।
तो ऑलरेडी एक प्लान होगा, मान लो प्लान क्या है कि एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, एग्रीकल्चर को डेवलप करना है, तो ये 40 रुपए एग्रीकल्चर पे खर्च करेंगे गवर्नमेंट, तो ये इस साल होगा, यही नेक्स्ट ईयर भी ऐसा ही रहेगा, उसके नेक्स्ट ईयर भी ऐसा रहेगा, कब तक चलेगा, ये चलेगा 5 साल तक। तो 5 साल तक एग्रीकल्चर पे थोड़ा सा ज्यादा करके खर्चा करेंगे बाकी सब टॉपिक के कंपेयर में। तो इससे होगा क्या, अब एग्रीकल्चर में क्या खर्चा करेंगे, जैसे डैम्स बनाएंगे, जैसे इरिगेशन की फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, फार्मर्स को जो है हेल्प करेंगे, तो इससे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होगा हमारा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोगों ने, गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने ही, इसने अपने, इनके पास जो बजट था उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक तो था प्लान बजट, जिसमें एक तो नॉन प्लान बजट था, जिसमें अपना जो भी नॉर्मल रूटीन जो इश्यूज है उस पर खर्चा किया ईयरली बेसिस पे, और दूसरा था प्लान बजट। तो प्लान बजट को गवर्नमेंट ने जो है उस पर अपना खर्चा किया। पहला हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 ईयर प्लान जो है, इससे फायदा हमें, एडवांटेज ये हुआ कि इससे गवर्नमेंट जो है फोकस कर पा रहा था एक लार्जर पिक्चर पे, अ लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट जो खर्चा कर रहा था, गवर्नमेंट काफी दूर तक सोच रहा था, काफी दूर तक की चीजों को माइंड में रखते हुए गवर्नमेंट खर्चा कर रहा था। जैसे शुरू में हम लोगों ने अपने एग्रीकल्चर पे खर्चा किया, एग्रीकल्चर को डेवलप करने का ट्राई किया। कारण ये था कि एग्रीकल्चर अगर डेवलप होगा तो हमारे कंट्री में जो काफी सारे लोग जो भूखे थे, उनको खाना नहीं मिल रहा था, फूड नहीं मिल रहा था, हंगर था, पॉवर्टी था, तो ये दूर होगा। तो ये गवर्नमेंट ने बस 1 साल या 2 साल के लिए नहीं किया, ये गवर्नमेंट ने चाहा कि ये जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, ये जो हंगर का प्रॉब्लम है, इसको हमेशा के लिए दूर किया जाए। तो हम लोग देखेंगे कि 5 ईयर प्लान जो है ये कब से स्टार्ट होता है, ये 1951 से स्टार्ट होगा। तो पहला जो 5 ईयर प्लान हम लोग जो देखेंगे ये कब से आएगा, 1951 में। आपको डेट याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो क्योंकि ये 5 ईयर का प्लान है, मतलब ये कब से कब तक चलेगा, 1951 से 5 ईयर अगर आप ऐड कर दो तो 1956 तक। तो 1951 से 56 तक ये फर्स्ट वाला 5 ईयर प्लान चलेगा। फिर 56 से 5 अगर ऐड कर दे तो कितना आता है, 1961। तो 1961 तक सेकंड वाला चलेगा, फिर इस तरह से आगे होगा। अब जब ये प्लान गवर्नमेंट ने बताया लोगों को कि हम लोग ऐसा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग जो है 5 ईयर प्लान करके हम लोग इस तरह से डेवलपमेंट करने का सोच रहे हैं, सभी लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, कंट्री के सभी लोग, जो भी एकेडमिक्स है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जर्नलिस्ट है, गवर्नमेंट के लोग हैं, जो भी प्राइवेट कंपनी के जो लोग थे, फार्मर, सभी लोग, सोसाइटी के पॉलिटिशियन, हर कोई जो है, बहुत सारे लोग जो है वो एक्साइटेड हो गए। सभी के मन में बहुत ज्यादा, एक तरह से बोलते हैं, आशा जो है वो डेवलप हो गई, एक तरह से होप डेवलप हो गया, एक तरह से जो है वो होप जो है वो डेवलप हो गया कि हाँ हम लोग भी अब धीरे धीरे जो है डेवलप हो जाएंगे, हम लोग भी वेस्टर्न कंट्री की तरह कुछ सालों में बन जाएंगे, इसलिए सभी लोग बहुत खुश थे। सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया तो उसमें भी हम लोगों ने बहुत कुछ टारगेट रखा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा हम लोगों ने, फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में भी हम लोगों ने कुछ टारगेट रखा। इस समय भी लोग जो है बहुत खुश थे। तो हर बार ऐसा हो रहा था कि हम लोग अपना कुछ ना कुछ टारगेट रख रहे थे हर 5 ईयर प्लान के लिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है, फर्स्ट वाला के प्लान जो है उसके लिए कुछ टारगेट रखा, उसको पूरा किया। सेकंड वाला 5 ईयर प्लान किया, उसको पूरा किया हम लोगों ने। ये कब से, फर्स्ट वाला कब से कब तक, 1951 से 1956 तक। सेकंड वाला 1956 से 1961 तक। फिर इसके बाद थर्ड वाला हम लोगों ने प्लान बनाया, थर्ड 5 ईयर प्लान बनाया। ये बनाया हम लोगों ने 1956 से 1961 से, सॉरी 1961 से, ठीक है। सो ये बना 1951 में, ये बना 1956 में। तो फर्स्ट में हम लोग बहुत हैप्पी एक्साइटेड, सेकंड में बहुत हैप्पी एक्साइटेड, थर्ड में आते आते हम लोग जो है वो थोड़े से ठंडे पड़ने लगे, वो सारा एक्साइटमेंट जो है वो धीरे धीरे थोड़ा सा गायब होने लगा थर्ड के बाद। शुरू में जो लोग एक्साइटेड थे कि हम लोग आने वाले 10 साल 20 साल में ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, ऐसा डेवलप कर जाएंगे, अमेरिका जैसा बन जाएंगे, असल में वैसा हुआ नहीं, क्योंकि हमारे कंट्री में और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो आ गए। क्योंकि देखो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 में आया, अब तुम देखो 1962 में हमारा वॉर हो गया चाइना के साथ। तो जब
किसी कंट्री का वॉर हो रहा हो तो वो अपना कंट्री अपना डेवलपमेंट में कैसे ध्यान दे। हम लोग इस वॉर में हार गए तो हम लोग अपने डेवलपमेंट के ऊपर कैसे ध्यान दे। सभी तो हम लोग का तो फोकस था कि चाइना से वॉर करने में। फिर 1965 में पाकिस्तान के साथ भी वॉर हो गया। सो दैट मीन्स 1961 के बाद हमारा जो हम लोग टारगेट जो हम लोग रख रहे थे वो असल में टारगेट क्या हुआ, टारगेट प्रॉपर्ली अचीव नहीं कर पा रहे थे हम लोग। इवन फर्स्ट और सेकंड में भी हम लोग बहुत सारा टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। फर्स्ट और सेकंड में हम लोग जो टारगेट जो रख रहे थे उसको ढंग से अचीव नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी लोग हैप्पी थे। क्यों? क्योंकि लोगों को एक तरह से भरोसा था कि ठीक है थोड़ा सा लेट हो गया, इस 5 ईयर प्लान में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, सेकंड नेक्स्ट वाले 5 ईयर प्लान में तो हो ही जाएगा। तो लोगों के मन में एक होप था, गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट था। लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान आते आते तक इतना ज्यादा डिले होने लगा कि लोग जो है वो एक्साइटमेंट सारा चला गया। अब प्लस ये जो वॉर का प्रॉब्लम चाइना के साथ पाकिस्तान के साथ ये जो प्रॉब्लम्स था, ये सिचुएशन को और भी ज्यादा इसने खराब कर दिया। फिर जैसे हम लोग देखेंगे फोर्थ 5 ईयर प्लान जो है ये 1966 से स्टार्ट होगा। तो फोर्थ आते आते जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इस टाइम तक आते आते जो है प्लानिंग का जो नोबेलिटी जो है ये डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जो प्लान हम लोग कर रहे थे वो प्लान को उस टाइम में हम लोग पूरा ही नहीं कर पा रहे थे और हमारे कंट्री में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ गई। हमारे कंट्री में बहुत सारा इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स आ गई। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा हम लोग एक तरह से ब्रेक भी लेंगे। हम लोग जो है अपना प्लानिंग हमारा 1951 से 56 5 ईयर, फिर 5 ईयर में 61, फिर 5 ईयर, तो ऐसे ऐसे करके जब 66 तक जब आया तो हमारा जो है तुम देखो 1961 में हमारा थर्ड वाला स्टार्ट हुआ, तो कब तक चलना चाहिए था? 5 ईयर अगर ऐड करेंगे तो 1966 तक चलना चाहिए, तो फोर्थ वाला आया। लेकिन इसके बाद बीच में थोड़ा सा हमारे ब्रेक्स भी आ गए। फिर 1971 में वॉर भी हो गया, फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ फिर से वॉर हो गया हमारा, तो इसमें काफी सारे बीच में ब्रेक्स भी आ गए। तो इस कारण से जो लोग शुरू में गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा कर रहे थे, कुछ लोग अब उसमें क्रिटिसाइज करने लगे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है ये ठीक से नहीं कर रहा है, बार बार ये प्लानिंग करते हैं और ये प्लानिंग तो टाइम में अचीव ही नहीं कर पा रहे हैं, फेल हो जा रहा है। और इसके साथ ही ये वाला डिबेट तो हमेशा से था कि पहले कौन सा करे। मान लो गवर्नमेंट डेवलप करने का प्लान करते हैं कि हम लोग 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर डेवलप करेंगे, तो कुछ लोग ऐसे थे वो लोग बोल रहे थे कि नहीं एग्रीकल्चर क्यों, पहले इंडस्ट्री वाला को डेवलप करो। फिर नेक्स्ट में मान लो इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं तो गवर्नमेंट तो कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अभी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है, एग्रीकल्चर को और डेवलप करो। सो ये कंफ्लिक्ट तो ये तो था ही कि लोग जो है वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देंगे। अभी हम लोग फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं और उसके बाद हम लोग जो है एमसीक्यूज देखेंगे इस चैप्टर से। तो जैसा हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से 56 तक चला। अल्टीमेट जो एम था वो क्या था कि कंट्री का इकोनॉमी को पॉवर्टी से बाहर निकालना था। हमारे कंट्री में जो गरीबी जो था, जो काफी सारे लोग जो गरीब थे, प्रॉब्लम्स जो थी, हंगर जो था, इससे बाहर निकालना था। तो ये प्लानिंग करने का काम जो है ये प्लानिंग करने का काम जो है ये किया के.एन. राज ने। ये एक इकोनॉमिस्ट थे। इन लोगों ने क्या किया, इसने क्या किया, ये लीडर थे और इसके साथ और भी काफी सारे लोग थे। इन्होंने एक प्लान को ड्राफ्ट किया। ड्राफ्ट मतलब एक रफ आइडिया बनाया कि कैसे कैसे करके हम लोग वर्क करेंगे। इन्होंने ये कहा कि हम लोगों को प्लानिंग करना चाहिए, अब प्लानिंग करके जो डेवलपमेंट करना है वो डेवलपमेंट स्लो डेवलपमेंट करना चाहिए, फास्ट डेवलपमेंट नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर फास्ट डेवलपमेंट करेंगे तो क्या होगा कि हमारे कंट्री में कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच हो जाएंगे, कुछ लोग पीछे छूट जाएंगे, तो इससे इनइक्वालिटी आएगा और फाइनली इससे हमारे डेमोक्रेसी में खतरा आएगा। मतलब हम लोग को डेवलपमेंट तो करना है लेकिन वो डेवलपमेंट स्लो स्लो करना है। क्योंकि अचानक से अगर तुम देखो, अचानक से अगर कोई चीज चेंज होता है तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आपका स्कूल का जो टाइमिंग है, पहले आप ऑफलाइन स्कूल करते थे लेकिन सडनली आप ऑनलाइन स्कूल कर रहे हो, अब ऑनलाइन आप क्लास कर रहे हो, तो सडन चेंज अगर आ गया तो शुरू शुरू में आप लोगों को काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े होगी। लेकिन यही अगर आपको धीरे धीरे अगर आदत होता, स्लो स्लो अगर करते, तो उतना प्रॉब्लम्स नहीं होता। तो वैसे के.एन. राज ने भी कहा कि हम लोग को डेवलपमेंट तो करना है लेकिन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट रेट पे डेवलपमेंट नहीं करना है, नहीं तो हमारा इकोनॉमी, हमारा डेमोक्रेसी के लिए प्रॉब्लम्स आ सकता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने कौन से टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस किया, वो था एग्रीकल्चर सेक्टर। याद रखना है
फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे हम लोगों ने फोकस किया, तो एग्रीकल्चर डेवलप करने का हम लोगों ने ट्राई किया। कैसे? हम लोगों ने बहुत सारे डैम्स बनाए, हम लोगों ने इरिगेशन की फैसिलिटी दी, हम लोगों ने इरिगेशन की फैसिलिटी दी, हम लोगों ने डैम्स बनाए। इससे क्या हुआ, बहुत सारे एरियाज में जो है वो वाटर फार्मर्स को मिला। जब फार्मर्स को वाटर मिला तो वो लोग अच्छी तरीके से एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर पा रहे थे, अच्छी तरह से फार्मिंग कर पा रहे थे। क्यों? हम लोग, अब फिर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग ने एग्रीकल्चर को पहले क्यों किया, इंडस्ट्री को पहले क्यों डेवलप नहीं किया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में? क्योंकि जब पार्टीशन हमारा कंट्री का हुआ था तो हमारा कंट्री का एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से हिट हुआ था। बहुत ही हमारे कंट्री में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर को लेकर के, फूड को लेके हमारे कंट्री के पास इनफ खाने को नहीं था। तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट था लोगों को खाना दिया जाए, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्जेंट अटेंशन देना था वो था एग्रीकल्चर के ऊपर। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने जैसे फॉर एग्जांपल बड़े डैम्स बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम अगर आप देखो तो सतलुज रिवर पे है, ये आपका पंजाब और हिमाचल बॉर्डर के वहां पे है। तो ये डैम बनाया और ये डैम के थ्रू हम लोगों ने वाटर को रोका, और वाटर को रोक के हम लोगों ने काफी सारे दूर दूर के एरिया में वाटर को पहुंचाया, जिससे पहले जहाँ पे खेती नहीं कर पा रहे थे लोग, पहले जहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे थे, अब वहां के लोग भी एग्रीकल्चर कर पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कैनल के थ्रू वाटर पहुंचाया उनको, गवर्नमेंट ने। सो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, और हम लोग देखते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने क्या किया, और हम लोगों ने अपने लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन को आइडेंटिफाई किया। हमारे कंट्री में जो भी लैंड है वो सभी लैंड इक्वल नहीं है, सभी लैंड पे हम लोग इक्वल वे में एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं। कहीं लैंड अच्छा है, कहीं लैंड खराब है। कोई लैंड राइस के कल्टीवेशन के लिए अच्छा है तो कहीं पे वीट अच्छा होगा, तो कहीं पे मस्टर्ड अच्छा होगा। मतलब लैंड अलग अलग टाइप का है, हर जगह तो खेती नहीं कर सकते हैं हम लोग, हर जगह हर तरह से हर सेम टाइप की खेती तो नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए पहले तो जरूरी है कि लैंड को क्या करें, हम लोग आइडेंटिफाई करें कि कहाँ पे किस तरह की खेती हो सकती है, और फिर वहां पे फिर हम लोग उस तरह की खेती को, उस तरह के एग्रीकल्चर को हम लोग प्रमोट करें। जैसे हमारे कंट्री में आप देखो, वेस्ट बंगाल वगैरह सब में देखो, उड़ीसा में देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइस बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का लैंड क्लाइमेट जो है वो राइस के लिए काफी अच्छा है। लेकिन यहाँ कॉटन नहीं होता है। फिर कॉटन जो है आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, वहां पे ब्लैक सॉइल है महाराष्ट्र में, और आपको मिलेगा आपको तेलंगाना के कुछ रीजन में, कर्नाटक में मिलेगा। मतलब लैंड अलग अलग तरह की है, तो हम लोगों को पहले तो लैंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लैंड को आइडेंटिफाई किया, क्योंकि ये एक चैलेंज था। बिना लैंड को आइडेंटिफाई किए गवर्नमेंट कहीं पे भी तो एग्रीकल्चर लोगों को एग्रीकल्चर करने के लिए नहीं बोल सकता है। पहले तो गवर्नमेंट को जो है लैंड आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और फिर वहां के लोगों को बताना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ये एग्रीकल्चर करो, ये लैंड अच्छा है, यहाँ पे इस तरह का एग्रीकल्चर करो। तो ये एक तरह का चैलेंज हमारे सामने था कि लैंड को आइडेंटिफाई करना। तो हम लोगों ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और फाइनली हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने वहां पे एग्रीकल्चर ग्रोथ को किया, अचीव किया। इसके साथ ही एक और प्रॉब्लम था, हमारे कंट्री में लैंड रिफॉर्म का इशू था। हमारे कंट्री में जो है इंडिपेंडेंस के बाद में जो लैंड जो था, ये बहुत सारे फार्मर्स के पास लैंड ही नहीं था। वो लोग क्या करते थे, वो लोग किसी दूसरे पर्सन के लैंड पे, किसी जो लैंडलॉर्ड्स होते थे, लैंडलॉर्ड्स क्या होते थे, जिनके पास बहुत बड़ा बड़ा लैंड है। मान लो एक लैंडलॉर्ड है, उनके पास बहुत ही बड़ा सा लैंड है। अब इतना बड़ा सा लैंड है, ये लैंड किसका है, सिर्फ लैंडलॉर्ड का है। अब ये लैंडलॉर्ड के इस लैंड पे बहुत सारे फार्मर्स जो है काम करते थे। बहुत सारे फार्मर्स जो है वो रेंट पे लेकर के यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। तो देखो, एक तरफ तो फार्मर के पास लैंड नहीं है, और ये जो लैंडलॉर्ड्स जो है इनके पास बहुत ज्यादा लैंड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म करके ये जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे, उनसे जमीन लेकर के जो फार्मर वगैरह जो है उनको दिया गया कि फार्मर जो है अब वो अपना खुद का, उसके पास लैंड होगा तो खुद का एग्रीकल्चर वो लोग कर पाएंगे। इतना सब कुछ क्यों? क्योंकि हम लोग चाहते थे कि हमारा कंट्री का नेशनल इनकम जो है, हमारा कंट्री का जो नेशनल इनकम जो है ये इंक्रीज हो। हमारा कंट्री का नेशनल इनकम जो है हम लोग चाहते थे कि ये इंक्रीज हो।
कैसे समझते हैं। नेशनल इनकम क्या है? हमारे कंट्री में जो लोग, हमारा कंट्री में मान लो कि हाँ, हमारा कंट्री में मान लो कुछ लोग हैं, मान लो कि 10 लोग हैं कंट्री में, और 10 लोगों के पास कितना पैसा है, तो महीने में एक पर्सन कितना कमाता है? एक पर्सन कमाता है मान लो 100 रुपए। ये 100 रुपए जो है ये एक पर्सन कमा रहा है, ये सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि वो 100 रुपए कमाता है और 100 का 100 उससे खर्च हो जा रहा है। क्यों खर्च हो जा रहा है? क्योंकि उसको काफी सारा सामान खरीदना पड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि ये लोग जो है, जो हमारे जो कंट्री के लोग जो थे, इनका इनकम 100 से इंक्रीज होकर 1000 हो जाए, सो दैट ये लोग 500 अगर खर्चा भी करे तो 500 बैंक में जमा करेंगे। तो इंपॉर्टेंट ये था कि हमारा कंट्री का नेशनल इनकम को इंक्रीज करना। अब नेशनल इनकम को इंक्रीज कब कैसे कर सकते हैं? तो ये इंक्रीज तभी होगा जब लोगों के हाथ में पैसा बचेगा, which could be possible only if people save more money than they spend। अब लोगों के हाथ में अगर पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? उस पैसा को सेव करेंगे, बैंक में रखेंगे, सेव करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि लोगों के पास तो पैसा ही नहीं था, तो लोग सेव कहाँ करें? जितना कमाते थे उतना तो वो खाने पीने का सामान खरीदने में और थोड़े बहुत दूसरे सामान खरीदने में, कपड़े वगैरह खरीदने में, वो सब खर्च हो जाता था। मतलब लोगों के हाथ में पैसा ही नहीं बचता था। तो ये बहुत जरूरी था कि लोगों के हाथ में पैसा बचे। गवर्नमेंट ने क्या किया? तो गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि किसी तरीके से अब लोगों के पास पैसा कैसे बचेगा। तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए। मान लो एक पर्सन है, उसका इनकम था 100 रुपए। ये एक पर्सन है, इसका इनकम है 100 रुपए। अब पहले ये 100 रुपए कमाता था, 100 का 100 रुपए खर्च कर देता था। मतलब ये सेविंग जो है वो नहीं कर रहा है, कुछ पैसा नहीं बच रहा है इसके पास। लेकिन गवर्नमेंट तो चाह रहा है कि लोग जो है वो पैसा बचाए, सेव करे। तो एक तो उपाय ये हो सकता है कि गवर्नमेंट इसको बोले कि तुम 100 खर्च मत करो, तुम अब से 80 रुपए खर्च करो और तुम 20 रुपया सेव करो। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसका 100 रुपए से कम खर्च करना पॉसिबल ही नहीं था। 80 रुपए खर्च करेंगे तो उससे प्रॉब्लम ही होगा, हो सकता है वो एक टाइम ना खाए। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि 100 रुपए से भी कम खर्च करेंगे तो उसका तो खाने पीने का सामान ही वो खरीद नहीं पाएगा। मतलब उसको कम से कम 100 रुपए तो खर्च करना ही पड़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है 80 रुपए खर्च करके 20 रुपए सेव करना, वो तो ऑप्शन नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि गवर्नमेंट उसको हेल्प करे कि वो 120 रुपए कमाने लगे, जिससे वो 100 रुपए खर्च करेगा और मान लो 20 रुपए बचाएगा। ये वाला सही है कि गवर्नमेंट किसी भी तरह से उसका इनकम को इंक्रीज कर दे ना। अब गवर्नमेंट जो है ये इनकम को इंक्रीज कर दे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो प्लानिंग किया, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो प्लानिंग किया, जैसे हम लोगों ने देखा कि एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने का, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा तो फार्मर के पास में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को वो बाजार में बेच पाएगा। पहले मान लो कोई फार्मर अपने लैंड पे जो है 10 केजी राइस ग्रो करता था, लेकिन अब उसको प्रॉपरली गवर्नमेंट हेल्प करेगी, प्रॉपरली उसको वाटर वगैरह उसको मिलेगा, तो वो 10 के बदले हो सकता है वो 15 केजी ग्रो करे, तो 5 केजी उसका बढ़ गया, तो मतलब उसका इनकम बढ़ गया। तो गवर्नमेंट ने यही किया। ओके नाउ, बट the rise was not as a spectacular as was expected in the beginning of the plan। so government जैसे चाह रहे थे कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कि इनकम को इंक्रीज कर देना है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सेविंग्स जो है, लोगों का इनकम जो है गवर्नमेंट चाह रही थी वो इंक्रीज होगा, तो लोग जो है वो सेविंग करेंगे तो लोगों का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। लेकिन गवर्नमेंट जो चाह रही थी वैसा हुआ नहीं। शुरू में गवर्नमेंट चाह रही थी कि 100 रुपए से इंक्रीज होके उसका मान लो 120 हो जाए, लेकिन रियलिटी में 100 से बस मान लो 105 ही हुआ। तो शुरू में जो सेविंग इंक्रीज होना चाहिए था, जो गवर्नमेंट सोच रही थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि होगा, कि वो नहीं हुआ। हाँ, बाद में हम लोग देखेंगे कि थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे 1970s के आसपास में तो जो है सेविंग फिर से कम होना स्टार्ट होगा। तो जो गवर्नमेंट ने पहले जो लोगों का इनकम 100 रुपए था उसको इंक्रीज करवा के, उसको पहले एक सेकंड मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, पहले लोगों का इनकम 100 था,
गवर्नमेंट चाहता था कि 120 हो जाए, लेकिन रियलिटी में हुआ 105। लेकिन फिर आगे चल के देखेंगे वो तो सेविंग और कम हो गया, 105 से कम होके मान लो 102 हो गया। कब ये वाला काम कब हुआ? ये वाला 70s और 60s के टाइम में हुआ, क्योंकि हमारा कंट्री का इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा नहीं था, हम लोग का कंट्री में बहुत सारे वॉर वगैरह हो रहे थे, तो सेविंग्स जो है कंट्री का ये इवन कम हो गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है ये हम लोग देखेंगे। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हम लोगों ने इंडस्ट्री को डेवलप करने का ट्राई किया, तो हम लोगों ने फोकस किया हैवी इंडस्ट्री पे। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान को किसने प्लान किया? तो पीसी महल एनोबिस, ये इकोनॉमिस्ट थे, इन लोगों ने प्लान किया कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलप किया जाए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों को गवर्नमेंट ने लोगों को कहा कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलप करना है, उसके लिए डैम्स बनाना है। गवर्नमेंट ने डैम्स बनाया फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो डैम तो 2-4 दिन में नहीं बनता है, डैम बनाने के लिए 5-5 साल लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो उतना ज्यादा पैसा था नहीं, तो आराम आस्ते आस्ते बनेंगे। तो लोगों को तो पेशेंस रखना पड़ेगा फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, तो लोगों ने पेशेंस रखा भी, क्योंकि लोग बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन सेकेंड 5 ईयर प्लान में ये पेशेंस वाला काम नहीं आएगा। सेकेंड 5 ईयर प्लान में क्या करना था? बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने थे गवर्नमेंट को, ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को चेंज करना था। क्यों? क्योंकि जल्दी से जल्दी चेंज करेंगे तो बहुत सारे कंपनियां आएंगी, बहुत सारे कंपनियां आएंगी, तो वो कंपनियां हमारे कंट्री में फैक्ट्रीज लगाएंगी, लोगों को जॉब मिलेगा, गवर्नमेंट भी अपना फैक्ट्री लगाएंगी, ठीक है। सो इसके लिए दरकार ये था कि गवर्नमेंट बहुत है क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करे। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मान लो कहीं पे एक कंपनी फैक्ट्री लगाना चाहती है, अब पहले तो उस कंपनी को अप्लाई करना पड़ेगा गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ेगा कि हाँ हम लोग यहाँ पे फैक्ट्री लगाना चाहते हैं या माइनिंग करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को वो लोग अप्लाई करने के लिए लेटर लिख के भेजेंगे। अब गवर्नमेंट मान लो वो लेटर का जवाब जो है वो 6 महीने के बाद देगी, 6 मंथ में देगी, 6 महीने बाद जवाब देगी कि अच्छा तुम अपना वोटर कार्ड भेजो, तब जाके हम लोग बताएंगे। तो दैट मीन्स तुम देखो गवर्नमेंट जो है वो 6 महीना टाइम ले रहा है बस एक लेटर को रिप्लाई करने के लिए, तो ये तो अच्छा नहीं है। गवर्नमेंट को तो चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी जो है वो रिप्लाई करे, जितना जल्दी से जल्दी जो है वो रिप्लाई करे, और रिप्लाई करने के बाद में जल्दी से जल्दी कंपनी को हेल्प करे कि आप लोग जल्दी से जल्दी क्या करो, फैक्ट्री लगाओ, ताकि लोगों को जल्दी से जल्दी जॉब मिले। दैट मीन्स बहुत सारे क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन करने थे, जल्दी जल्दी डिसीजंस लेना था कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ नहीं, कहाँ क्या, कैसे फैक्ट्री लगाना है, कहाँ पे गवर्नमेंट को खुद का कोई फैक्ट्री लगाना है तो कहाँ से हेल्प लेना है, कैसे फैक्ट्री लगाना है। ओके, तो ये एक डिफरेंस है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में थोड़ा सा स्लो स्लो चला, क्योंकि डैम्स रोड बनाने में टाइम लगते हैं, लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोग को स्ट्रक्चरल चेंज करना था, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी काम करना था। अब तुम देखो, अगर सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने फोकस किया इंडस्ट्री के ऊपर, हम लोग चाह रहे थे कि फैक्ट्रियां लगे हमारे कंट्री में, हम लोग चाह रहे थे हमारे कंट्री में हैवी इंडस्ट्री जो है ये डेवलप हो। तुम सोचो ये हैवी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब तो थोड़ा कैपिटलिस्ट वाला चीज हो गया, तो लोगों के मन में डाउट आएगा ना कि कहीं गवर्नमेंट जो शुरू में बोल रही थी कि हम लोग तो सोशलिस्ट है, और अब बोल रही है कि इंडस्ट्री डेवलप करेंगे, तो कहीं गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट वाला तो नहीं हो गई, गवर्नमेंट को कहीं अब कैपिटलिज्म तो अच्छा नहीं लगने लगा। तो इसको क्लेरिफाई करने के लिए जो उस समय गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस पार्टी का एक मीटिंग होगा, एक सेशन होगा, अवधि जो प्लेस जो है मद्रास, उस समय जो मद्रास सिटी था वहां पे अवधि जो प्लेस जो है, वहां पे गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी ने एक मीटिंग किया और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास किया। वहां पे उन लोगों ने अपना एक रेजोल्यूशन पास किया, ये बोला कि आप लोग डरो मत, हम लोग सोशलिस्ट ही हैं, है ना, हम लोग जो है कैपिटलिस्ट नहीं हो रहे हैं, हम लोग फैक्ट्री लगा रहे हैं, हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हम लोग कैपिटलिस्ट बनने जा रहे हैं, हमारा कंट्री जो है वो सोशलिस्ट ही रहेगा, हम लोग सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को ही फॉलो करेंगे, यही हमारा गोल है। और ये हुआ भी, हम लोग देखेंगे कि बहुत सारा कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी जो है, बहुत सारी इंडस्ट्री जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल थी, तो सोशलिस्ट में तो इंडस्ट्री होती है और गवर्नमेंट कंट्रोल होती है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट ने वैसा अचीव किया सेकंड 5 ईयर प्लान में।
गवर्नमेंट ने इसके लिए क्या किया, तो ठीक है स्टेप क्या लिया, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देखा कि गवर्नमेंट ने डैम्स बनाए, गवर्नमेंट ने लैंड के पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किए, ये सब काम किया एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए, इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया। सेकंड 5 ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे जो है वो टैरिफ जो है इम्पोज किए, बहुत सारे टैरिफ जो है वो इम्पोज किए, कहाँ, किस पे, ऑन इम्पोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ये क्या है मैं समझाता हूं। मान लो हमारे कंट्री में गवर्नमेंट चाह रही थी कि इंडस्ट्री आए, तो हमारे कंट्री में मान लो कोई एक कंपनी है, कंपनी का नाम मान लो ए है, ये ए कंपनी बोल रही है कि हम लोग क्या बनाएंगे, हम लोग बाइक बनाएंगे, हम लोग जो है बाइक बनाएंगे कंट्री में। तो अच्छी बात है, बाइक बनेगा, फैक्ट्री लगेगा, इंप्लॉयमेंट मिलेगा। अब ये जो बाइक बनाएंगे, शुरू में जब ये बाइक बनाएंगे तो हमारे कंट्री में तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप था नहीं उस टाइम, बहुत ज्यादा इंडस्ट्री तो था नहीं, तो शुरू में ये जो बाइक बनाएंगे उसका कॉस्ट आएगा, मान लो उसका उस टाइम में मान लो कॉस्ट आया 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। तो 10,000 में हमारा कंट्री का एक कंपनी ने एक बाइक बनाया। क्यों, अब 10,000 क्यों लग गया, क्योंकि शुरू में हमारा कंट्री में जो कंपनी थी वो तो नई कंपनी थी, तो थोड़ा उसको ज्यादा खर्चा लगेगा। वही मान लो अब एक दूसरा कंपनी है जापान का, एक जापान का कंपनी है, वो भी सेम बाइक बनाएगी, वैसा ही बाइक बनाएगी। अब उसका बाइक बनाने का खर्चा आएगा मान लो 7,000 रुपए। तो जापान की कंपनी 7,000 में बाइक बना के क्या करेगी, इंडिया में बेचेगी, इंडिया में सेल करेगी। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे कंट्री के जो लोग हैं वो तो जापान वाला बाइक खरीदेंगे, क्यों, क्योंकि वो तो 7,000 में ही है, सेम बाइक 7,000 में मिल रहा है, तो हम लोग 10,000 में क्यों खरीदेंगे, हम लोग 7,000 में ही खरीदेंगे। तो अगर ऐसा होता, अब तो मन में एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि जापान वाले सेम 7,000 में कैसे बना लिए, हमारे कंट्री में 10,000 कैसे लग गया। तो ये देखो, क्योंकि जापान तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री था पहले से, तो उनके पास तो काफी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, रोबोट होगी, जल्दी जल्दी काम करेंगे, काफी एक्सपीरियंस है, तो वो लोग कम पैसा में बना लेंगे। हमारे कंट्री में तो नई कंपनी थी, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा खर्चा ज्यादा आएगा। तो अगर ऐसा हो, अगर गवर्नमेंट जो है जापान को अलाउ करे कि हाँ जापान आके हमारे कंट्री में, जापान की कंपनी हमारे कंट्री में आके बाइक बेचे 7,000 में, तो कोई भी पर्सन ये इस कंपनी ए, ये जो कंपनी ए है इसका बाइक खरीदेगा, आंसर है नहीं, नहीं खरीदेगा। तब तो ये कभी डेवलप ही नहीं हो पाएगा, हमारे कंट्री में कभी बाइक बनने का फैक्ट्री या बाइक बनने का जो इंडस्ट्री है वो डेवलप ही नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने इसका क्या सॉल्यूशन निकाला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर बाहर से कोई भी कंपनी आती है, जैसे मान लो ये जापान वाली, और ये अपना बाइक बेचेगी, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको जो है बहुत सारा टैक्स देना पड़ेगा हम लोगों को, जापान का कंपनी को, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा। तो 7,000 तो बाइक का दाम, अब प्लस मान लो 4,000 रुपए मान लो टैक्स, 4,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। मतलब जब हम लोग खरीदने जाएंगे जापान वाला बाइक, तो हम लोग को कितना खर्चा पड़ेगा, 11,000 रुपए। 7,000 बाइक का दाम और 4,000 जो है गवर्नमेंट का टैक्स। अब हम लोगों को दाम पड़ेगा, हम लोग खरीदने जाएंगे जापान वाला बाइक, तो हमको दाम पड़ेगा 11,000 रुपए, और हमारा कंट्री में जो बाइक बन रहा है उसका दाम पड़ेगा 10,000 रुपए। तो अब जाके कौन सा खरीदेंगे, हमारा कंट्री वाला। तो देखो हमने हमारा कंट्री को हेल्प किया, हमारा कंट्री का कंपनी को हेल्प किया। तो ये जो 4,000 रुपए हम लोगों ने टैक्स लगा दिया, इसको बोलते हैं टैरिफ। तो ये हम लोग जो जापान से जो आ रही थी बाइक जो आ रही थी बेचने के लिए, वो जो इंपोर्ट था, इंपोर्ट मतलब जो बाहर कंट्री से हम लोग सामान अपने कंट्री में मंगाते हैं उसको इंपोर्ट बोलते हैं। तो ये जो इंपोर्ट था उसमें हम लोगों ने बहुत सारा टैरिफ लगाया, बहुत सारा टैक्स लगाया। ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा कंट्री का जो कंपनी जो है, हमारा कंट्री में जो कंपनी है उसको हेल्प मिल सके, तो हमारा कंट्री का डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो है उसको हेल्प मिल सके। ये काम इवन हम लोग आज भी करते हैं, आज भी हमारे कंट्री में, आज सभी कंट्री करते हैं, सिर्फ हम नहीं, ठीक है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया, बाहर का कंपनी को बहुत सारे टैक्स लगाए, बाहर के कंपनी जो आ रही थी, जो इंपोर्ट आ रही थी, उस पर बहुत सारा टैरिफ लगाए। इससे फायदा ये हुआ कि हमारे कंट्री में जो कंपनी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे पब्लिक कंपनी है, इनको ग्रो करने के लिए थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिला। नहीं तो ये लोग ही आके सारा बाजार, सारा मार्केट में तो ये लोग ही अपना सामान बेचते हैं, हमारा कंट्री का पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी से तो कोई खरीदता ही नहीं, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हम लोग ये देखेंगे कि जो सेविंग्स जो है और इन्वेस्टमेंट जो है ये थोड़ा सा इंक्रीज होगा, लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है हम लोग ये देखेंगे कि
ये जो इंडस्ट्री जो भी हमारा इस टाइम में डेवलप हो रहा है, सेकंड 5 ईयर प्लान में जो भी इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो रही है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, रेलवे का, स्टील का, मशीन बनाने का, कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो ये जो है बहुत सारी इसमें से जो थी वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी, बहुत सारी कंपनी जो थी वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी थी। जैसे रेलवे, आज भी देखो रेलवे जो है वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है। स्टील बनाने का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, सेल, मशीन बनाने की, इलेक्ट्रिसिटी आज भी हमारे गवर्नमेंट सरकारी वाले ही आती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग सोशलिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे थे। अगर बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनी अगर लेके आ जाते, बहुत ज्यादा प्राइवेट कंपनी को अलाउ करते, तो वो लोग तो फिर अपना प्रॉफिट देखती, तो पुअर लोगों का हेल्प नहीं हो पाता, ठीक है। सो हम लोगों ने बहुत सारा इंडस्ट्री डेवलप किया, लेकिन उसमें बहुत सारा कंपनी जो थी वो कैसी थी, वो पब्लिक सेक्टर थी। पब्लिक सेक्टर मतलब वो सरकारी वाली, गवर्नमेंट वाली कंपनीज थी। नो, तो शुरू में इंडस्ट्री डेवलप करने में हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा कंट्री में टेक्नोलॉजी जो था वो डेवलप नहीं था, बहुत ही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी थी। जापान वाले रोबोट से बाइक बना रहे थे, हम लोग तो हाथ से बना रहे थे। तो हम लोगों को काफी सारा प्रॉब्लम्स जो है फेस करना पड़ा। और ये जो अब हम लोगों को भी अगर चाहिए, हम लोगों को भी अगर चाहिए कि हम लोग भी अगर वो टेक्नोलॉजी को हमारे कंट्री में लेके आए, जापान से हम लोग बोलेंगे कि जापान वाले कंपनी को बोलेंगे कि हम लोगों को भी थोड़ा रोबोट बनाना सिखा दो, हम लोग भी हमारे कंट्री में बाइक बनाएंगे रोबोट से। तो जापान वाले बोले फ्री में तो नहीं देंगे, वो लोग बोलेंगे कि ठीक है हम लोग सिखाएंगे तुमको, हम लोग टेक्नोलॉजी देंगे, लेकिन उसके लिए पहले हम लोग को पैसा दो, पहले हम लोग को रुपया दो। अब पैसा वहां पे हम लोग को देना, जब देंगे तो हम लोग को कैसा पैसा देना पड़ेगा? वो हमारे कंट्री में जो रुपया चलता है गांधी जी का फोटो वाला, वो आंसर है नहीं। हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा डॉलर में। तो फॉरेन एक्सचेंज, हमारे कंट्री में जो पैसा जो है दूसरे कंट्री का, जैसे हमारे कंट्री में जैसे जो डॉलर है या फिर यूरो है, तो ये सब हमारे कंट्री के आरबीआई जो है उनके पास रहता है। हमारे कंट्री के आरबीआई के पास में काफी सारे डॉलर्स है, यूरोप है, यूरो जो करेंसी जो है वो सब है, जापान का येन है। तो इन सबको ऑल टुगेदर हम लोग बोलते हैं फॉरेक्स, फॉरेक्स रिजर्व, इसको बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व। तो जापान को अगर हम लोग जापान से टेक्नोलॉजी अगर हम लोग लेते हैं, तो जापान को जो पेमेंट करना पड़ेगा, वो लोग पेमेंट क्या बोलेंगे, हम लोग पेमेंट लेते हैं डॉलर में। क्यों डॉलर में? क्योंकि वो लोग बोलेंगे हमारे कंट्री में वो गांधी जी का फोटो वाला वो जो नोट है वो नहीं चलता है, हम लोग जो है डॉलर में ही लेते हैं या फिर यूरो में लेते हैं। तो हम लोग को तो वो डॉलर या यूरो में पे करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये था कि इंडिपेंडेंस के बाद में हमारे पास में बहुत ज्यादा डॉलर या यूरो वगैरह था नहीं, हमारे पास बहुत ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज मतलब जो अमेरिका की करेंसी है या यूरोप की जो करेंसी जो है वो सब बहुत ज्यादा था नहीं। तो हम लोग अगर ये टेक्नोलॉजी खरीदने में अगर उसको लगा दे, तब तो और दूसरे काम के लिए अगर हमको डॉलर का दरकार पड़ेगा, तब फिर कहां से लेके आएंगे? ठीक है, तो ये एक चैलेंज था सेकंड 5 ईयर प्लान में। दूसरा क्या एक और चैलेंज था कि जैसे हम लोगों ने देखा कि सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम में इन्वेस्टमेंट तो आया, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो आया वो कहां पे? एग्रीकल्चर में आया नहीं, वो इन्वेस्टमेंट आया इंडस्ट्री में। तो जब इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट आया तो एग्रीकल्चर तो प्रॉपर्ली डेवलप हुआ था नहीं उस समय। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने जब एग्रीकल्चर को फोकस किया तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं था। तो डेवलपमेंट हुआ लेकिन उतना भी नहीं हुआ। तो हम लोग को तो और दरकार था एग्रीकल्चर डेवलप करने का। अभी भी हमारे कंट्री में फूड का शॉर्टेज था, सो हम लोगों ने ये देखा कि इंडस्ट्री में जो इंडस्ट्रीज जो थे उनको वहां पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन हमारे कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा था। एज ए रिजल्ट हमारे कंट्री में फूड शॉर्टेज का भी प्रॉब्लम्स आने लगा। ठीक है, सो ये बहुत डिफिकल्ट हमारा चॉइस था कि हम लोग, पैसा तो थोड़ा सा है, अब हम लोग इसको क्या इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगाए कि एग्रीकल्चर को डेवलप करने में लगाए। ठीक है, फिर सेकंड 5 ईयर प्लान जब खत्म हो गया, तब आया हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो हमारा आया। तो थर्ड 5 ईयर प्लान हमारा जब आया तो ये भी काफी हद तक सिमिलर था, सेकंड वाले से ही सिमिलर था। तो अगेन फिर से क्रिटिसिज्म होगा गवर्नमेंट का, कुछ लोग जो है गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, गवर्नमेंट को भला बुरा कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि आप लोग तो एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप लोग तो सिर्फ इंडस्ट्री पे ध्यान दे रहे हो, आप लोग को पहले चाहिए एग्रीकल्चर पे और ध्यान देना। फर्स्ट 5 ईयर प्लान हो गया मतलब हो गया क्या? नहीं, और थोड़ा ध्यान दो एग्रीकल्चर के ऊपर में।
या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो इंडस्ट्री है थोड़ा उस पर ध्यान दो। मान लो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इंडस्ट्री मतलब मान लो हमारे कंट्री में बिस्किट बनाने का कोई फैक्ट्री है तो वैसा फैक्ट्री पे ध्यान दो, क्योंकि बिस्किट बनाने का फैक्ट्री अगर लगेगा तो उससे क्या होगा, उससे क्योंकि बिस्किट तो बनेगा किससे, वीट से, बिस्किट तो बनेगा वीट से, तो वो लोग वीट खरीदेंगे फार्मर से, फार्मर को फायदा होगा। तो हम लोग को जो है ऐसे इंडस्ट्री पे ध्यान देना चाहिए जो एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ हो। फिर उसके बाद में और भी क्रिटिसाइज ये बोल के कर रहे थे कि आप लोग जो है, आप लोग का ज्यादा ध्यान है अर्बन डेवलपमेंट पे, आप लोग शहर जो है, जो सिटी है, टाउन है, उसको डेवलप कर रहे हो, जो रूरल एरियाज जो है, जो गांव है, विलेज है, उसको तो डेवलप ही नहीं करने का ट्राई कर रहे हो। तो ये सब चीजों को लेके काफी सारे लोगों ने गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये एक टेबल है जिसमें डेटा गिवन है। आप इस टेबल को अगर आप देखो तो यहाँ पे डेटा में अगर आप देखो तो डेटा में क्या गिवन है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने देखो एग्रीकल्चर हमारा जितना, मान लो हमारा जो इनकम है मान लो 100 है, 100%। गवर्नमेंट का उस समय हमारा कंट्री का जो इनकम जो 100% है उसमें से हम लोगों ने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में 15% खर्चा किया एग्रीकल्चर और कम्युनिटी डेवलपमेंट पे, 17% हम लोगों ने 17% खर्च किया इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, इन सब पे। तो देख रहे हो हम लोग 100% जो इनकम है उसका काफी ज्यादा पोर्शन हम लोग एग्रीकल्चर पे खर्चा कर रहे हैं, 15% के आसपास कर रहे हैं, 17% के आसपास हम लोग इरिगेशन पे, सिंचाई पे खर्चा कर रहे हैं, फ्लड कंट्रोल पे, कैनल बनाने में खर्चा कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे देखो कम कर रहे हैं, इंडस्ट्री पे 7.6 कर रहे हैं। ये किसका बता रहा हूँ, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन में खर्चा कर रहे हैं हम लोग 23.6, पावर में खर्चा कर रहे हैं 11, पावर में देखो 11 खर्चा कर रहे हैं क्योंकि पावर जब होगा तो फार्मर क्या होगा, फार्मर जो है वो जनरेटर चला पाएंगे, जनरेटर चलाएंगे तो वो अपना पंप वगैरह चला करके पानी निकालेंगे। फिर सोशल सर्विस पे गवर्नमेंट ने 22.6% खर्चा किया। ये डेटा आपको याद नहीं रखना है, लेकिन आप यहाँ पे एक पैटर्न देखो, हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत खर्च कर रहे हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, हम लोग इरिगेशन पे खर्च कर रहे हैं, हम लोग सोशल सर्विस में बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं। देखो सोशल सर्विस में कितना खर्च कर रहे हैं हम लोग, सोशल सर्विस मतलब जो गरीब लोग हैं उनको सहायता करना, उनको हेल्प करना। जब सेकेंड 5 ईयर प्लान आया तो हम लोग देखो हम लोग का एग्रीकल्चर में खर्च हम लोगों ने थोड़ा कम किया, 15 से हम लोग का कम होकर कितना आ गया 11.8%। हम लोगों ने इरिगेशन में भी कम खर्च किया, 17% से कम करके हम लोगों ने 10.1 किया। मतलब देखो हम लोग अब ज्यादा फोकस, हम लोग एग्रीकल्चर या इरिगेशन पे कम फोकस कर रहे हैं। कहाँ फोकस कर रहे हैं, देखो इंडस्ट्री एंड माइनिंग में हम लोगों ने जो है बढ़ा दिया, 7.6 से 18.5% कर दिया हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी बढ़ा दिया 29%। तो ये देख के साफ समझ में आ रहा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने एग्रीकल्चर वगैरह पे ज्यादा फोकस किया, और सेकंड 5 ईयर प्लान में हम लोगों ने जो खर्च बहुत ज्यादा किया वो था इंडस्ट्री। अब हम लोग जो है मूव करते हैं, अभी तक जो हम लोग ने डिस्कशन किया इस डिस्कशन पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज है, हम लोग थोड़ा उस पे हम लोग मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो आप इन सब क्वेश्चंस के जो आंसर्स जो है आप कमेंट में आप लोग टाइप करके आप वहां पे मुझे बताओ, फिर मैं इस एमसीक्यू की अलग से मैं एक वीडियो बना के वहां पे मैं सभी के आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। सो ट्राइबल ऑफ ओडिशा फियर दैट द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एक्सट्रैक्शन ऑफ विच मिनरल। तो उड़ीसा के जो लोग थे वो लोग डरे हुए थे कौन सा मिनरल का एक्सट्रैक्शन को लेकर के, कॉपर, जिंक, यूरेनियम, आयरन ओर। दूसरा क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान वाज एडॉप्टेड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। तो कौन से कंट्री से हम लोगों ने 5 ईयर प्लान का आइडिया लिया, अमेरिका से लिया, जापान से, यूएसएसआर से, ऑस्ट्रेलिया से। Which of the following ideas did not form part of early phase of India's development policy। तो हम लोगों ने शुरू में जब डेवलपमेंट करने का ट्राई किया तो हम लोगों ने कौन सा डेवलपमेंट का कौन सा, ये हमारे डेवलपमेंट का कौन सा इसमें से पार्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट अबाउट बॉम्बे प्लान इज इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बॉम्बे प्लान का इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसके आंसर्स जो है वो टाइप करके मुझे आप प्रोवाइड करो, फिर बाद में मैं इसके आंसर से एक सेपरेट वीडियो बना के मैं इन सभी, ये हमारा इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 1 है, फिर पार्ट 2 आएगा, वहां कुछ एमसीक्यूज होंगे, और पार्ट 1 पार्ट 2 मिला करके जितने भी एमसीक्यूज जो है उनकी मैं अलग से एक एमसीक्यू को वीडियो बना करके वहां पे आंसर प्रोवाइड करूंगा। लेकिन तब तक के लिए आप लोग इसका आंसर प्रोवाइड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन कौन से ईयर में आया था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग इसको रीड करके इसका आंसर देने का ट्राई करो। ओके, तो ठीक है, तो हम लोग यहीं तक डिस्कस करते हैं। तो इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा, तो वो पार्ट 2 में हम लोग आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इस अभी तक जो डिस्कशन किया इसको लेकर के अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट पे टेक्स्ट करके मुझे बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को इंक्लूड करूंगा।